साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफान से लड़ने में मजा और ही कुछ है। विजन आईएएस यूपीएससी टॉप स्टॉप में आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ हैं शशि शेखर, जिन्होंने 2022 की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 240वीं रैंक हासिल की है। शशि की कहानी बहुत प्रेरणादायक है। पटना साइंस कॉलेज से एमएससी इन फिजिक्स करने के बाद शशि ने यूपीएससी सिविल सेवा करने की ठानी। ज्योग्राफी ऑप्शनल से लेके पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस तक के ऑप्शनल्स की इस जर्नी को आज हम उत्सुकता से जानना चाहेंगे। शशि की कहानी में 5 साल का एक लंबा अंतराल भी था और इन सब चीजों के बावजूद उन्होंने इस साल सिविल सेवा परीक्षा में इतनी अच्छी रैंक हासिल की है। आइए जानते हैं शशि से उनकी कहानी। हाय शशि, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हेलो मैम, थैंक यू। तो शशि, सबसे पहले आपसे जो हमें पता चला वो ये था कि आप यहाँ पर एज अ स्टूडेंट आए थे जी। कुछ समय पहले आए थे जी। और आज आप यहाँ पर एक रैंकर के तौर पे हैं। जी। और इस सफर में आपने स्टूडेंट के तरह से भी यहाँ की गलियों में आप घूमे हैं जी। और एक स्टूडेंट मेंटोर की तरह से भी आप यहाँ पे काम कर चुके हैं, खासतौर से विजन आईएएस में काम कर चुके हैं। जी। तो किस तरीके के इमोशंस आप फील करते हैं, क्या वो जर्नी रही है आपकी? थोड़ा सा उससे स्टार्ट करते हैं इस कॉन्वर्सेशन को। मैं जैसा कि आपने कहा 2014 में तैयारी करने आया था। तो जब तैयारी करने आया था उसमें मेरा गोल क्लियर था कि ज्यादा दिन तक दिल्ली रहना नहीं है, तैयारी करना है, रैंक निकालना है और मसूरी जाना है। तो उस पर्सपेक्टिव से आया था कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके मुझे इस एग्जाम को निकाल लेना है। किन्हीं कारणों से नहीं हुआ। जैसे मैं जब तैयारी करने आया उसमें आगे आप बात करेंगे उस पर। बट अब जैसा कि आपने कहा कि एक स्टूडेंट से लेके एक स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन का अनुभव रहा, फिर रैंक आ गया। तो रैंक आने की जो खुशी है उसमें इतने सालों का जो एक यात्रा का अनुभव रहा है उसको उसने ढक दिया है। अभी वो खुशी और रिलैक्स वाली जो फीलिंग है वो ज्यादा अभी मायने रखती है। ओके, ग्रेट। तो जब आप अब स्टूडेंट से मिलते हैं और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो शशि की जर्नी की है वो ये है कि इन्होंने हिंदी माध्यम से अपनी ये परीक्षा में इतना बढ़िया स्थान प्राप्त किया है। पॉलिटिकल साइंस जैसा सब्जेक्ट आपने हिंदी माध्यम से दिया, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन स्टूडेंट से जब आप अभी मिलते हैं, परीक्षार्थियों से मिलते हैं, तमाम ऐसे लोगों से आप मिलते होंगे जो इस सिविल सेवा का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हिंदी मीडियम से देना चाहते हैं, तो क्या वो चीज़ें हैं जो आप उन्हें बताते हैं टू इंस्पायर देम? कितने ऐसे बच्चों को आप इन्फ्लुएंस कर पाए हैं, उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइए। जी मैम, देखिए, जो हिंदी माध्यम से खास करके जो बच्चे एग्जाम देने आते हैं उसमें ज्यादातर जो उसकी संख्या रहती है लगभग 90% लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से होते हैं, कहीं न कहीं गाँव से आते हैं। तो जब वो गाँव से आ रहे हैं और जब वो शहर में आकर यूपीएससी की तैयारी करने का सोचते हैं, ऊपर से वो हिंदी माध्यम लेते हैं, तो उनके मन में जो एक सबसे बड़ी भावना होती है थोड़ा इंग्लिश को लेकर एक हीन भावना वाली होती है कि मैं इंग्लिश में मेरी कमजोरी है और इंग्लिश मेरी उतनी अच्छी नहीं है। तो वो एक जो हीन भावना है उनका कॉन्फिडेंस को गिरा देती है। वो समझने लग जाते हैं कि जो इंग्लिश की जानकारी मेरी नहीं है वो मेरे नॉलेज को प्रभावित करेगी। तो इस चक्कर में वो अपने नॉलेज पार्ट पे भी उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रख पाते। तो जो मैंने महसूस किया है और जो मुझे लगता है मैं बच्चों को बताता भी हूँ, अपने जो भी मेरे जूनियर्स हैं उनको मैं, या जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यही एक्सपीरियंस को बोलता हूँ कि आप लैंग्वेज और नॉलेज को अलग अलग रखिए। लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ कुछ भी हो सकता है, पर नॉलेज अलग चीज है। तो यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है यूपीएससी का, उसके अकॉर्डिंग अपने नॉलेज को लीजिए और उस नॉलेज का उपयोग करते हुए अपने एग्जाम को निकालने की तरफ आइए। तो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि एक जो इंग्लिश को लेकर एक मैं इसे कॉलोनियल माइंडसेट कहूंगा, एक कॉलोनियल माइंडसेट जो इंग्लिश को लेकर है उसको हिंदी वाले बच्चों में दूर करना, जो मेंटर, सीनियर या जो टीचर्स है उनका एक बड़ा रोल होना चाहिए।
क्योंकि सबसे प्राइमरी लेवल पर वो यही फील करते हैं कि अगर हम हिंदी माध्यम से ले रहे हैं तो शायद सक्सेसफुल ना हो पाए या उतना ना हो पाए। संख्या को लेकर लोग अलग अलग तरीके से उनको बताते हैं कि इतना ही डाटा आ रहा है, ऐसे डाटा आ रहा है। तो मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल लेवल पर सबसे ज्यादा प्रिपेयर हिंदी माध्यम को बच्चों को होने की जरूरत है पहले लेवल। आपके सफर में क्या आप किसी ऐसे ब्यूरोक्रेट से मिले थे या किसी ऐसे आप किन्हीं से मिले थे जो हिंदी मीडियम से ही जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया हो? नहीं मैम, मैं इनफैक्ट जैसे 2017 तक मैं कोई सिलेक्टेड आदमी से आमने सामने देखा भी नहीं था उससे। जो भी देखा हूँ मतलब पेपर में फोटो वगैरह, ये सारी चीजें मोबाइल्स में फोटो देखा था। तो मुझे लगता है कि मैं नहीं मिला उसका भी एक बड़ा पॉजिटिव रोल हो सकता है, क्योंकि वो भी चीज इंस्पायर करती थी कि इतने बड़े हो गए आज तक किसी सिलेक्टेड आदमी से मिले ही नहीं हो। तो ज्यादातर जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से लोग आते हैं, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, डिजिटल जमाना, जब से डिजिटल क्रांति हुई है तो लोग कहीं भी लोग वीडियो इंटरव्यू ये सब चीजें देखते हैं। हमारे समय में चीजें नहीं थी, डाटा इतना महंगा आता था, 300 रुपये में 1 GB डाटा आती थी, कौन भरवाएगा उतना। सो मैं मिला नहीं था, लेकिन हाँ मैं इंस्पायर हुआ था जो ब्यूरोक्रेट्स जैसे। मुझे ये लगता था कि इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है, मैं जैसा काफी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया हूँ, बहुत ही ज्यादा ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया हूँ, तो उस जगह से आके शहर तक आने के सफर के दौरान जो जो चीजें मैंने ऑब्जर्व की कि कैसे लोग रह रहे हैं, हर चीजें मतलब अच्छाइयाँ, सकारात्मक, नकारात्मक, तो उसको मुझे लगा कि मैंने ऑब्जर्व किया उस चीज को। तो मैंने देखा कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स कितने अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर रहे हैं, और जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है वो हमारे से इतना बड़ा देश है, इतना डाइवर्स देश है हमारा, हर 50-100 किलोमीटर पर भाषा, धर्म, बोलचाल, लैंग्वेज, पता नहीं क्या क्या चीजें बदल जाती हैं। उसके बावजूद एक देश के तौर पे हम लोग एक अभी भी हैं। बड़े बड़े लोगों का बयान, अभी ओबामा जी का आया था बयान, तो ऐसे बड़े बड़े लोगों के बयान भी थे कि कैसे देश के तौर पर सरवाइव कर रहे हैं। तो उसमें ऑब्वियस सी बात है इंडियन ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत बड़ा रोल है, ऑल इंडिया सर्विसेज का बहुत बड़ा रोल है। तो मुझे लगा कि मतलब कि मिला नहीं, लेकिन मुझे लगा कि अगर इस सर्विसेज में मैं जाता हूँ तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ जहां से मैं आया हूँ। काफी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आके शहर तक आया, तो उस चीज में मैंने जो चैलेंजेस देखी, खास करके रूरल इंडिया की जो चैलेंजेस देखी। भारत गांव का देश है, अभी भी लगभग 65 से 70% आबादी गांव में निवास करती है, और बहुत ही इंटायरली डिफरेंट भारत है जो कि न्यूज और मीडिया और जिस जगह पे आप जाके देखिए तो पता चलता है। तो मुझे वो इंस्पायर किया करती थी। आपने ग्रामीण परिप्रेक्ष्य की बात की, आपने ग्रामीण कॉन्टेक्स्ट की बात की, रूरल एस्पिरेंट्स के बारे में आप बता रहे थे, उस पर आएंगे, लेकिन पहले आपके की मोटिवेशन और इंस्पिरेशन। एक ऑफ कोर्स आपने बताया कि सर्विंग ब्यूरोक्रेट से आप शायद नहीं मिले, लेकिन उनके बारे में आपने पढ़ा, उनके काम के बारे में आपने जाना, और वहाँ से आपको एक मोटिवेशन मिला कि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन पब्लिक सर्विस की तरफ आप कर सकते हैं। लेकिन क्या ये बचपन का एक आपका सपना था? क्या ये आपने कॉलेज में डिसाइड किया? आपने फिजिक्स पढ़ी है, और कहाँ, क्या आपको वहाँ पर जब आप मास्टर्स कर रहे थे, एमएससी कर रहे थे, क्या आपने वहाँ पर किसी से, मतलब व्हाट इज इट, किस लिए आपने डिसाइड किया कि आप सिविल सेवा में आएंगे और यहाँ पर अपनी जो है आप एक पहचान बनाएंगे? नहीं, बिल्कुल बचपन का ऐसा कोई सपना नहीं था, और जैसा कि मैं जानता भी नहीं था बहुत सारे, ऐसा कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है। मेरे पापा एक किसान कम एक छोटे लेवल के सरकारी अधिकारी थे, ग्रामीण डाक सेवक हैं। तो बड़े लोगों से तो मिलना भी मेरा कभी रहा नहीं, ना पापा का मिलना रहा कभी। तो ऐसा कोई इंस्पिरेशन ऐसा था नहीं, या ना बचपन का ऐसा सपना था। बचपन से था कि IIT निकाल लो, क्योंकि बिहार झारखंड में बच्चों का रहता है कि मैथ जिसका ठीक है मैथ, तो उसके कि चलो IIT निकालेगा, ट्रिपल निकालेगा, मेडिकल निकालेगा। तो मेरा 10th में मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा था, और मुझे उस समय मतलब बिहार सरकार की स्कॉलरशिप आई थी 2006 में। मेरे पास 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप बिहार सरकार ने दी थी। उसमें मुझे पॉकेट खर्च पापा की तरफ से 10 रुपया सप्ताह में मिलता था। तो काफी अमीर मैंने फील किया प्रारंभिक चरण में कि इतना पैसा आ गया, क्या करूं इतने पैसे का। दोस्तों को पार्टियां दी, जितना समोसे खाना है खा लो आप। तो उसके बाद 12th में पटना साइंस कॉलेज में आया, वहाँ इंटायरली मेरा मीडियम उस पे मतलब हिंदी से इंग्लिश आ गया। उसमें भी मुझे काफी समस्याएं आई, मैं आगे उस पे। तो उसमें फिर ये हुआ कि मैं तैयारी करने का सोचा उसमें नहीं था, मैं ट्रिपल आया और AITREE उसमें हुआ करता था, और IIT, तो मैं उसका सोचा था। संयोग बस नहीं हुआ, बहुत ही खराब स्कोर रहे, बहुत गंदे स्कोर्स रहे। तो उस समय ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे कुछ लोग, तो ये बात हुआ कि अब इससे हार्ड एग्जाम कौन सा है। तो ऐसे हंसी मजाक में कि चलो UPSC है,
500-600 सीट आया करती थी उस समय, 2008 की बात है। तो लोगों ने कहा कि मतलब दोस्तों में 2-3 लोगों ने कि चलो यूपीएससी, हमने बोला कि यूपीएससी निकालेंगे। तो बड़ा उस पर भी हंसी मजाक हुआ कि जहाँ 10,000 सीटें वहां नहीं निकल रहा है, 500 सीट में कहां से निकलेगा। तो एक छोटा सा मुझे इंसिडेंट याद आता है यूपीएससी का उस समय तक, उसके पहले वो यूपीएससी की बात नहीं थी। लेकिन जब मैं कॉलेज लाइफ में आया, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था फिजिक्स से, मैं फिजिक्स में काफी अच्छा था, कॉलेज का टॉपर भी रहा हूँ। तो मैं लैब्स वगैरह मुझे काफी आनंद आता था, मेरा था कि आगे मैं रिसर्च लाइन में जाऊंगा फिजिक्स में। लेकिन जब मैं शहर में आया, इनफैक्ट मैं जो प्राइमरी रूप से आपने कहा मोटिवेशन का एक स्रोत ये भी आया कि जब मैं शहरों में आया और मैं जब पटना में देखता था कि कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है चारों तरफ, मतलब शहर के नाम पर वो कूड़े का भंडार पड़ा हुआ है, मुझे ऐसा फीलिंग आता था कि लोग कर क्या रहे हैं। नॉट ओनली कूड़ा, ट्रैफिक मैनेजमेंट, कूड़ा, लोग सो रहे हैं फुटपाथों पे, उधर बेतरतीब तरीके से, हाँ, बहुत खराब स्थिति। तो मुझे लगा कि लोग करते क्यों नहीं है। मतलब अगर एक ब्यूरोक्रेट मान लीजिए कि मीटिंग ली कि चलो कूड़ा साफ होना चाहिए, नहीं हुआ साफ, खुद करने लग जाओ। आप खुद करने लग जाओगे, पूरी डिस्ट्रिक्ट मशीनरी तो आपके पीछे आ जाएगी ना कि सर छोड़ दो, हम लोग कर लेंगे, राइट। सो मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ। तो मुझे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होते समय ना इस तरीके से मेरी ऑब्जर्वेशन क्षमता बढ़ी थी और उससे मुझे इंस्पिरेशन मिला कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने उस चीज को ऑब्जर्व किया कि मैं कहाँ से आया हूँ, कैसे चीजों को देख रहा हूँ। तो मुझे लगा कि एक रूरल पृष्ठभूमि होने का मुझे फायदा मिला कि उससे मुझे इंस्पिरेशन लेने में मदद मिली, चैलेंजेस को देखते हुए। तो ये ब्रॉडली ये मतलब कारण थे जिसकी वजह से आपने सोचा। आप बात कर रहे थे कि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, बिहार में अरैया गांव से शायद आप आते हैं, जहानाबाद जिले से आते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही, एक्सेस की बात की आपने जी। और आपने लैंग्वेज की बात की, मतलब भाषा की भी आपने उतनी ही आपने बात की। और जब आप इंटरनेट की बात कर रहे थे तो वहाँ कहीं ना कहीं एक्सेस उपलब्ध होती हैं सेवाएं या नहीं, उसकी आप बात कर रहे थे। कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों के एस्पिरेंट्स हैं जो आज भी इन चैलेंजेस से बहुत जूझ रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि सीसैट का एग्ज़ाम हुआ, सीसैट का बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम, शायद इस बार बेहद मुश्किल पेपर आया। कई लोगों ने कहा है तो पता नहीं कितना मुश्किल पेपर है। कई ऐसे भी सुनने को मिला कि आईआईटी के कई टॉपर्स इसको डिफ़िकल्ट समझ रहे थे। ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? और बात हम यहाँ से शुरू करेंगे शशि अपनी जर्नी के बारे में, खास तौर से सीसैट आपने कैसे शुरुआत की? आप साइंस बैकग्राउंड से रहे हैं तो ये स्वाभाविक है कि आपका सीसैट शायद स्ट्रॉन्ग रहा होगा, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट के लिए जो कि एक रूरल सेटिंग से आता है या आती हैं, वो क्या चीज़ें ध्यान में रखें प्रिलिमिनरी एग्जाम को लेके, खास तौर पे तब जब इतना डायनामिक पैटर्न हो चुका है? मैम इसमें बिल्कुल जैसा आपने बिल्कुल सटीक कहा कि सीसेट काफी ज्यादा टफ हर साल होते जा रहा है। मुझे लगता है कि जब सीसेट इंट्रोड्यूस हुआ था तो नंबर्स ऐड हुआ करते थे और कुछ कारण बस 2014-15 यूपीएससी ने हटा दिया और मेरी भी जर्नी वहीं से स्टार्ट होती। ट्रांजिशन फेज में मैं आया था 2014 में, तो जब उस समय जनरल से था मैं 4 अटेम्प्ट हुआ करते थे। मैं तैयारी करने आया था तो मुझे लगा था प्रीलिम्स तो मेरा कभी रुकेगा ही नहीं, क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड जैसा आपने कहा तो सीसेट स्वाभाविक रूप से अच्छा था। तो मुझे लगा कि सीसेट में 160-170 नंबर ले आएंगे, जीएस में 50-60 नंबर लाएंगे, प्रीलिम्स तो नहीं रुकेगा, मेंस अच्छे से करते हैं। तो इस चक्कर में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट यहाँ पे बर्बाद किया। मैं यहीं पे मैम थोड़ा पहला अटेम्प्ट की चर्चा मैं, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स को तभी एग्जाम देना चाहिए जब आप फुल्ली प्रिपेयर हो। अच्छा। इस वजह से नहीं कि आप घर के प्रेशर है, कहीं कोचिंग वगैरह में ले लिया एडमिशन या समय जा रहा है, इस वजह से आप अटेम्प्ट्स मत बर्बाद कीजिए। अपना पहला अटेम्प्ट बहुत कीमती होता है, बहुत एनर्जी होती है उसमें, उस एनर्जी को बट एक राइट डायरेक्शन और एक डिसिप्लिन लाइफ की जरूरत होती है। आप पहले अटेम्प्ट में कमाल कर सकते हैं। तो मैंने अपना पहला अटेम्प्ट ऐसे बर्बाद किया था कि 5 अगस्त 2014 को मेरा फाइनल सेमेस्टर था एमएससी का। अच्छा। 23 अगस्त को आई थिंक दिल्ली में एग्जाम था 2014 में प्रीलिम्स का। अच्छा। लोगों ने बहुत मना किया कि क्यों अटेम्प्ट बर्बाद करो, 4 ही अटेम्प्ट मिलते हैं जनरल को। तो मेरे अंदर इतनी एनर्जी थी, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने कहा कि 4 अटेम्प्ट लेके मैं क्या करूंगा। अच्छा। एक अटेम्प्ट में निकालना है मुझे। तो ऐसे करके मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट बर्बाद किया। तो आगे बढ़ने से पहले मैं इसमें ये बोलूंगा कि अपना फर्स्ट अटेम्प्ट कभी मत बर्बाद कीजिए, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी जोश और एनर्जी होती है कि आप कुछ भी कर सकते हो। इनफैक्ट सेकंड अटेम्प्ट भी, तो दूसरा अटेम्प्ट भी मैं वैसे ही लग गया और दूसरे अटेम्प्ट में इनफैक्ट उसी साल जब नोटिफिकेशन आया फरवरी 2015 में,
तो आंदोलन वगैरह कुछ 2014 में हुआ था सीसेट हटाने को, बट उसमें सरकार की वजह से मतलब हट नहीं पाई थी। करेक्ट। और 2015 में जब कोई ऐसा शुरुआत नहीं थी कि सीसेट हटेगी, तो 2015 में जब सीसेट आया तो सीसेट वाले पेपर को क्वालिफाइंग कर दिया गया, उसके मार्क्स को प्रीलिम्स में ऐड नहीं किया गया। मेरे लिए वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था, मैं इनफैक्ट रोया भी था उस दिन घर में कि ये तो हो गया। मैं तो सोच रहा था कि सीसेट में तो 60-70 नंबर आएंगे, जीएस में 50-60 आएंगे, ये तो सीसेट ही हटा दिए। तो मेरा जीएस का टारगेट ही था 50-60 नंबर, और कम से कम आपको 100 नंबर कट ऑफ लाने थे। तो ऐसे करके प्रीलिम्स मेरा नहीं हो रहा था, लेकिन चूंकि धीरे धीरे मैंने उस पर काम किया, वो आगे निकला उसमें। अभी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि सीसेट चूंकि जैसे ही उन्होंने क्वालिफाइंग किया तो डिफिकल्टी लेवल हर साल बढ़ने की कोशिश की गई, क्योंकि पहले यूपीएससी लाते समय सोच जरूर रही होगी यूपीएससी की सीसेट के माध्यम से लोगों की एप्टीट्यूड और ये सारी चीजों का टेस्ट करें, लेकिन किसी वजह से ऐसा नहीं हो पाया। तो यूपीएससी ने उसके लेवल को बढ़ा दिया कि पास करके दिखाइए आप। और दिन प्रतिदिन खास करके 2019-20 के बाद से आप लेवल देखिए, हर साल इंक्रीजिंग बढ़ते जा रहा है। इस साल का पेपर देख के अगर किसी को एसी रूम में भी पसीना नहीं आ रहा है, दैट मींस कि आप सीरियस एस्पिरेंट नहीं हो। इतना ज्यादा टफ पेपर बनाया गया। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आईआईटी वाले लोग भी फेल किए हैं, मैं निजी तौर पे 1-2 लोगों को जानता हूँ। तो उस सेंस में मेरा ये कहना है कि आपकी पूरी साल की जो मेहनत है, ऑप्शनल की मेहनत, जीएस की मेहनत, एसए की मेहनत, इथिक्स की मेहनत, सब बर्बाद हो जाएगी सिर्फ एक वजह से, सीसेट नहीं निकाल पाए। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि 90-95 नंबर उनके जीएस में है। इस तरीके के टफ, जीएस का भी बहुत टफ पेपर था इस बार, लेकिन सीसेट में वो फेल कर पा रहे। तो मेरा एक सबसे बड़ा संदेश यही है एस्पिरेंट्स के लिए कि आप सीसेट को हल्के में मत लीजिए, और कम से कम 8-10 महीना पहले से वीक में कम से कम 5 से 6 घंटा समय देके सीसेट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वही आपका मेंस लिखने की कुंजी है। आप प्रीलिम्स ही नहीं निकाल पाओगे, आपके नॉलेज का कोई यूटिलाइजेशन नहीं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो आपको सीसेट पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और प्रारंभिक स्तर से ध्यान देना चाहिए। तो ये मतलब इम्पॉर्टेंट बात है कि कैसे एनर्जी कंजर्व करनी चाहिए, और अपना आप जब पूरी तरीके से श्योर हो और पूरी तैयारी आपकी ख़त्म हो चुकी हो, तभी कैंडिडेट्स को, परीक्षार्थियों को जो है इम्तिहान में अपना बेस्ट शॉट देना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप बिना तैयारी के जाएंगे और उसमें उत्तीर्ण नहीं होंगे तो वो डीमोटिवेटिंग भी रहता है, एंड आगे फिर और आपका बर्डन बढ़ जाता है पढ़ाई का। तो शशि, ये बात तो हुई थोड़ी सी सीसैट के बारे में, आपने बताया आपका एप्टीट्यूड था। थोड़ा सा अगर हम एग्जाम स्पेसिफिक बात करें, बताइए अपने पूरी जर्नी के बारे में, खासतौर से प्रीलिम्स। ऐसा देखा गया है कि कई कैंडिडेट, सक्सेसफुल बच्चे प्रीलिम्स को बहुत टफ मानते हैं। सबसे टफ स्टेज कई लोग कहते हैं कि किसी के लिए मेन होता है, मेंस एग्जाम होता है, किसी के लिए इंटरव्यू होता है, किसी के लिए प्रीलिम्स बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आपने अपनी जर्नी कैसे स्मूथ की इसमें? आपने कैसे पढ़ाई की? कितने टेस्ट पेपर्स आपने किए? कहाँ से पढ़ाई की? थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए। बिल्कुल आपने सही कहा मैम कि मेरा भी व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि सबसे हार्ड स्टेज एग्जाम का कोई है तो प्रीलिम्स है, क्योंकि प्रीलिम्स में दायरा काफी ज्यादा बड़ा है। इसमें जैसे लोग कहते हैं कि समथिंग ऑफ एवरीथिंग पढ़ना है, हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ आपको पढ़ना है। क्वेश्चंस के लेवल ऐसे आ रहे हैं, और इनफैक्ट इस साल का प्रीलिम्स का आप पेपर देखिएगा तो ऑप्शंस की वजह से और ज्यादा हार्ड हो गया, क्योंकि 1 2 3 3 4 ऐसा उन्होंने ऑप्शंस ही हटा दिया। अब है कि ओनली 1 पेयर इज करेक्ट, ओनली 2 पेयर इज करेक्ट, ओनली 3 पेयर, ऐसा करके आ गया। दैट मींस कि अगर क्वेश्चंस में 3 स्टेटमेंट है, तो पहले क्या होता था कि कोई स्टेटमेंट आता है या कोई स्टेटमेंट नहीं आता तो उसको इलिमिनेट करके, ऐड करके आपको आंसर्स आ जाते थे। बट अब ये है कि आपको 3 स्टेटमेंट क्वेश्चंस में तो तीनों पता होना चाहिए श्योर रूप से, तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो प्रीलिम्स बहुत ही ज्यादा टफ होते जा रहा है, पहले भी टफ था। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्रीलिम्स ही है इस एग्जाम का, यूपीएससी का। इसकी तैयारी के लिए जो मैंने अप्रोच अपनाया था कि जो बेसिक किताबें हैं, मतलब आपको बेसिक्स प्लस करंट अफेयर्स, 2 डायमेंशन है। तो जो बेसिक किताबें हैं कि चलो एनसीईआरटी की एक अच्छी समझ है। अब जैसे भूगोल है तो भूगोल में एनसीईआरटी की 11th वाली दोनों बुक जो है उसकी अच्छी समझ होनी चाहिए। भौतिक भूगोल के जो मूल सिद्धांत, फिजिकल ज्योग्राफी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसकी समझ होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो करंट अफेयर्स की घटनाएं हैं, तो मैंने एक बड़ा रोल जो मैं आगे भी इस साल के पेपर्स को देखते हुए देखना चाहूंगा कि बेसिक पर कमांड रखिए, बेसिक्स को कमांड कीजिए, और कम से कम एग्जाम से पहले 1 साल में उसको 5 से 6 रिवीजन आपको करना चाहिए। 1-2 वीक के अंदर 2-3 रिवीजन, और एग्जाम के अंतिम 2 महीने में जो भी आपने 1 साल में पढ़ा है उसको 5 से 6 रिवीजन। तो इस पूरे एग्जाम निकालने का, मुझे लगता है प्रीलिम्स निकालने का 2 ही कुंजी है
कि पढ़िए, बेसिक पे कमांड कीजिए और फिर करंट अफेयर्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए और इस पूरे प्रोसेस को एग्जाम से पहले 4 से 5 रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा। और अगर एग्जाम टफ आ रहा है, जैसा कि अगर आप इतना करने के बाद भी आपको कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, कहीं से स्टेटमेंट आ गया, तो सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए हार्ड है। तो चूंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो ज्यादा से ज्यादा होगा कि कट ऑफ्स नीचे जाएंगे और बिल्कुल आप देख सकते हैं कट ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में नीचे घटते जा रहा है। तो मुझे लगता है कि उससे ध्यान देने की जगह बच्चों को और स्टूडेंट्स को आपको बेसिक्स बुक्स पे अच्छे से कमांड कीजिए, रिवीजन मल्टीपल टाइम्स उसका कीजिए, एग्जाम श्योर निकलेगा आपका। ओके। तो करंट अफेयर्स की जब आप बात करें, बेसिक किताबें तो अधिकतर बच्चों को पता ही है कि क्या एनसीईआरटीज होती हैं और भी जो बेसिक किताबें होती हैं वो पढ़नी चाहिए। करंट अफेयर्स की खासतौर से हिंदी माध्यम के बच्चों की अगर हम बात करें तो कौन कौन से उन्हें न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स पढ़ने चाहिए? आपने क्या क्या पढ़ा था? मैंने मैम रिसोर्सेज को मिनिमाइज करने पर ध्यान दिया था ताकि रिवीजन मैक्सिमाइज हो पाए। तो रिसोर्सेज को मिनिमाइज करने के प्रोसेस में मैंने एक पाया अपने अनुभव से भी कि आपको एक प्रतिदिन न्यूज़पेपर कोई भी एक फॉलो कीजिए। इनफैक्ट जैसे हिंदी में दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, जनसत्ता आता है, या दैनिक राष्ट्रीय सहारा का आता है, तो इसमें से कोई भी एक फॉलो कर सकते हो आप। ज्यादातर दैनिक जागरण फॉलो करते हैं बच्चे, और इंग्लिश में द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस है। तो न्यूज के मामले में दोनों में लगभग 90% न्यूज सेम होता है। तो हिंदी माध्यम के बच्चों को तो ये तो तनाव ही नहीं लेना चाहिए कि मैं हिंदी का अखबार पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ तो मुझे दिक्कत होने वाला है। एक न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज के साथ साथ आपको व्यूज समझ बनाना, संपादकीय पढ़िएगा, डिफरेंट लोगों के व्यूज बनाने में आपको मदद मिलेंगे। तो न्यूज और व्यूज दोनों का कॉम्बिनेशन आपको करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतिदिन अखबार से हो जाता है। और एक मैगजीन को फॉलो कीजिए, विजय आईएएस की जो मंथली मैगजीन वो भी काफी शानदार मैगजीन है। तो मैंने सिर्फ यही दोनों फॉलो किया था। मैं द हिंदू प्रतिदिन पढ़ता था, हालांकि मैं हिंदी मीडियम से था, लेकिन धीरे धीरे मैंने ट्रांजिशन करके द हिंदू की तरफ लाया था अपने आप को, क्योंकि मेंस में एक 300 नंबर का कंपलसरी इंग्लिश पेपर लिखना होता है। तो अगर आपको इंग्लिश से इतनी घबराहट रहेगी तो फिर उस पेपर में भी दिक्कत आ सकती है। तो मैंने सोचा क्यों ना न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ इंग्लिश एक इनहेरेंट रूप से डेवलप हो जाए, इसलिए उस दोनों को मैंने इंटीग्रेट कर लिया था। तो द हिंदू में रेगुलर तौर पे पढ़ता था और एक मंथली मैगजीन। ये दोनों के अलावा मैंने करंट अफेयर्स के लिए कोई अलग रिसोर्सेज नहीं फॉलो किए हैं, क्योंकि मंथली मैगजीन पढ़ने के साथ ही जो टीम बनाती होगी उसको, उसमें 5-6 अलग अलग अखबार वो लोग पढ़ते होंगे, उसका कंपाइलेशन होता है, पीआईबी पोर्टल का होता है। तो मैं क्यों अलग अलग डिफरेंट जगह पे जाके अपना समय बर्बाद करूं, क्यों ना मैं एक ही जगह कंपाइलेशन। तो मैगजीन में ज्यादातर चीजों का हो जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो सोशल मीडिया आजकल ज्यादातर लोग यूज करते हैं, कई लोग अवॉइड करते हैं, बट एग्जाम से 2-3 महीना पहले तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। लेकिन मेरे से भी आदत था कि बीच में रुक नहीं पाता था, तो इंस्टाग्राम वगैरह देख लिया। तो मैंने उसको यूपीएससी के लिए हिसाब से ऐसा सोचा कि जो जैसे इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री की पेज है उसको फॉलो कर लिया। तो जो यूपीएससी रिलेटेड नीति आयोग, माई गॉव, एमओईएफसीसी, विदेश मंत्रालय, इसको आप देखा कीजिए, तो उसमें डिफरेंट इंफोग्राफिक्स आते रहते हैं। तो आपको ये भी अंदर से मन को संतुष्टि मिल जाएगा कि सोशल मीडिया चला रहे हैं और एक तरीके से यूपीएससी वाला भी आप काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फॉलो करने के तौर पे सिर्फ न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स फॉलो कीजिए, बाकी की जरूरत नहीं महसूस होती है। ओके। और जैसे कई हिंदी माध्यम से जो बच्चे हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्रों से जो बच्चे हैं जो शायद दिल्ली नहीं आ सकते और उन्हें वहीं पर रहकर पढ़ाई करनी है, तो उनके लिए अगर आप कुछ वेबसाइट्स या कुछ ऐसा सजेस्ट कर सकें जो वो घर से ही बैठ करके, बहुत सारा आजकल कंटेंट में कोई कमी ही नहीं है, लेकिन हमने ये देखा है, जैसे कि हम एक्सेस की बात कर रहे थे, कि हमने ये देखा है कि कई बच्चे शायद उनको वो अखबार भी शायद बड़ी मुश्किल से, सपोज किसी एक बहुत ही रिमोट डिस्ट्रिक्ट में कोई बच्चा अगर आईएएस के लिए पढ़ाई करना चाहता है, सिविल सेवा के लिए पढ़ाई करना चाहता है या चाहती है, तो वो कौन सी ऐसी ऑनलाइन रिसोर्सेज देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं वहाँ से, ताकि उन्हें भी जो है थोड़ी मदद मिल सके? बिल्कुल सही कहा आपने मैम कि एक्सेस की दिक्कत रूरल इंडिया में है, लेकिन अब डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ चुकी है थोड़ी सी। जैसे आप ज्यादातर आप नजदीकी कस्बे में जाके कुछ चीज प्रिंट आउट ले सकते हो, फोटोकॉपीज की दुकान आ गई है अधिकतर जगहों पे, तो आप चीजों को डाउनलोड कीजिए। जैसे मैंने विजन आईएएस का रिसोर्स सेक्शन है, किसी भी इंस्टीट्यूट का रिसोर्स सेक्शन जो देखिए, कोचिंग्स जो हैं, इंस्टीट्यूट्स जो है, तो उनके रिसोर्स सेक्शन पे कई सारे, जैसे मंथली मैगजीन है। अब मंथली मैगजीन मान लीजिए कि आपके नजदीकी एरिया में अवेलेबल नहीं है, तो महीने में 1-2 दिन ऐसा आप काम कर सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या कहीं ऐसे जगह पे जहाँ इंटरनेट हो, तो एक ही दिन बहुत सारी चीज प्रिंट आउट, फोटोकॉपी आप ले सकते हैं। तो रिसोर्सेज, करंट अफेयर्स के रिसोर्सेज तो वहां से मिल जाएंगे। जैसे आपने कहा अखबार एक्सेस और उसका बारे में, बिल्कुल सही है। मेरे घर में खुद ही अखबार एक दिन लेट आता था,
क्योंकि वो लोग गांव से जाए, बाजार गए, बाजार में अखबार लेट आया, आते आते रात हो गया, फिर अगला दिन पढ़ा गया, तो एक दिन डिले से चल रहा था। तो उस केस में है कि जैसे बहुत सारे आजकल अखबार का भी कंपाइलेशन आता है, खुद ही जैसे विजन जैसे न्यूज टुडे करके एक देता है, उस दिन के जितने भी अखबार है उसका 2-3 पेज में कंपाइलेशन, तो आप उसको एक तरीके से प्रिंट आउट अलग अलग जगह अलग ऐसे देते हैं। तो मेरे हिसाब से जहां चाह वहां राह वाली सिचुएशन आ सकती है कि आपको करने का मन है तो आप कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लोगे। हाँ, तो रिसोर्सेज ऐसे फॉलो कर सकते हैं। ऑप्शनल के लिए अगर आपको दूर कहीं रहते हैं तो इग्नू का जो मटेरियल आता है, आप इग्नू के मास्टर्स के मटेरियल को ले लीजिए किसी भी विषय में, उससे बेस्ट रिसोर्स मुझे लगता ही नहीं है, काफी शानदार रिसोर्स है, तो ऑप्शनल लोग ऐसे फॉलो कर सकते हैं। जीएस की रही बात, तो जीएस में आप कहीं से भी मतलब जो रेफरेंस बुक है, रेफरेंस बुक पढ़िए, या कुछ मटेरियल कहीं से मिल जाए इंस्टीट्यूट्स वगैरह के, वो मंगवा लीजिए, तो सुविधाएं हैं, रिमोट एरिया में रह के भी लोग निकाल रहे हैं। अंतर बस यही आता है कि उसमें मोटिवेशन होना चाहिए और उसको अपना रास्ता अपनी स्पेसिफिक परिस्थितियों के अनुरूप निकालना पड़ेगा। करेक्ट। ग्रेट। तो ये प्रीलिम स्पेसिफिक हमने बात की। आपके सफ़र में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपने एमएससी फिजिक्स की, फिर आपने बीच में ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए पढ़ाई की, उसके बाद आपने पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल चूज़ किया। ये बदलाव क्यों, और हिंदी लिटरेचर क्यों नहीं लिया आपने? जैसे बड़ा ही नेचुरल सा सवाल कोई भी पूछ सकता है आपसे, और कुछ बच्चे शायद इस बात को जानना भी चाहेंगे कि हिंदी माध्यम से यदि आप एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो PSIR क्यों चुना? क्या वो चीज़ें होनी चाहिए जो अगर हमें ऑप्शनल अपना बदलना है तो वो ध्यान में रखना चाहिए? उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। बिल्कुल मैम। 2014 में जब मैं तैयारी करने का सोचा था तो उसमें मैंने फिजिक्स में काफी मैं अच्छा हो गया था, इनफैक्ट इंग्लिश भी साइंस के अकॉर्डिंग ठीक ठाक हो गई थी, काम चला हुई थी बट ठीक ठाक हो गई। तो ऑप्शन मैंने फिजिक्स ही रखने का सोचा था, बट उसमें यूपीएससी अलाउड नहीं करती थी कि मतलब आपको ये था कि जिस मीडियम में आप ऑप्शनल दे रहे हो उसी मीडियम में जीएस के पेपर्स लिखने हैं और उसी मीडियम में आपको इंटरव्यू देना है। मेरी इंग्लिश जीएस लिखने में उतनी अच्छी थी नहीं, मतलब अच्छी थी नहीं तो मुझे लगा कि फिजिक्स और हिंदी में मैं लिख नहीं सकता था। अब एक्सीलरेशन को त्वरण करने में बड़ा ज्यादा दिक्कत मुझे आती थी, अब पढ़ा पूरा इंग्लिश में सारी चीजें हो गई 6-7 साल से, तो बड़ा कंफ्यूजन वाली सिचुएशन थी। तो मैंने सोचा कि ऑप्शनल बदल लेते हैं जो कि हिंदी में लिख पाऊं, ताकि जीएस भी हिंदी में लिखूं और इंटरव्यू भी हिंदी में लिखूं। तो मैंने फिर ऐसा किया कि देखे सब्जेक्ट्स, उसमें अपने इंटरेस्ट, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, पुस्तकों और ये सब के अकॉर्डिंग गाइडेंस, टेस्ट सीरीज, इस सब के अकॉर्डिंग मैंने देखा, तो ज्योग्राफी उसमें चयन किया था हिंदी माध्यम में। हालांकि ज्योग्राफी भी हिंदी माध्यम में लिखना उतना आसान नहीं है, क्योंकि उसका पेपर 1 टेक्निकल हो जाता है, फिजिकल ज्योग्राफी है। अब गोखुर झील लिख रहे हैं हिंदी में और वो सामने वाला आदमी ऑक्सफोर्ड लेके जानता है, तो आप अपनी बात ही नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और ज्यादातर एक परसेप्शन ऐसा है कि ज्यादातर शायद कॉपी इंग्लिश मीडियम वाले लोग चेक करते हैं। अब हिंदी की बहुत कम कॉपी है, ज्योग्राफी में हिंदी मीडियम से मुश्किल से 30-40-50 लोग लिखते होंगे मान लीजिए मेंस, तो उसके लिए कहाँ से कौन आएगा, तो दे देते होंगे कोई अच्छी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स को। अब उनको हो सकता है गोखुर झील ना याद आए में भी। तो जो लैंग्वेज का सबसे बड़ा काम है कि अपने नॉलेज को दूसरे तक पहुंचाना, और अगर वही नहीं हो पा रहा है तो मुझे लगा, अब मेरे ज्योग्राफी में नंबर्स कम आ रहे थे, तो मुझे लगा कि मतलब मैंने ज्योग्राफी लिया इस वजह से कि मुझे इंटरेस्ट था, सारे पैरामीटर्स पे ज्योग्राफी फिट था, मुझे इंटरेस्ट था। दूसरा, उसमें रिसोर्स अवेलेबल थे, साथ ही साथ उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह, गाइडेंस वगैरह उपलब्ध थे, सारी चीजें, तो मैंने ज्योग्राफी लिया था। लगातार 4 अटेम्प्ट मैंने ज्योग्राफी से एज ऑप्शनल के तौर पे यूपीएससी में सिलेक्ट किया था। 17 में जैसा मैंने कहा मैं एग्जाम छोड़ चुका था, तैयारी मैंने छोड़ चुका था, मैं कुछ और काम करने लग गया। मतलब मैं आया था तैयारी ये सोच के करने की 4 ही अटेम्प्ट दूंगा, उसमें जनरल के 4 ही अटेम्प्ट हुआ करते थे, और 2015 में जैसा पैटर्न बदला था उसी साल अटेम्प्ट की संख्या भी जनरल की 4 से बढ़ा के 6 कर दी गई थी। तो अटेम्प्ट थे मेरे पास 2, लेकिन मैं दे नहीं रहा था, क्योंकि मैंने सोचा ही था स्टार्टिंग में कि 4 ही अटेम्प्ट देना है, और मैं एक बार जो सोच लेता था वो सोच लेता था। तो मैंने अटेम्प्ट्स इस वजह से फिर मैं अलग अलग जगह कुछ एकेडमिक में ही एसोसिएट के तौर पे इधर उधर था, मेंटरिंग करने लगा बच्चों की, जो जूनियर एस्पिरेंट्स आ रहे थे उनकी, विजन से भी मैं इन्वॉल्व रहा। तो तैयारी करना छोड़ चुका था मैं, गैप आया, इसी बीच में कोविड आया, 2019-20 में कोविड आया। कोविड में फिर मुझे वो सारे मोटिवेशन के फैक्टर्स मिले जो तैयारी करने के समय में आया था, और वो फैक्टर शुरुआत में जब आप, हाँ जी, मैं जिन कारणों की वजह से आप आए थे वो दोबारा वो आंखों के सामने से गुजरने लगा। पेपर में फोटोज देखो,
हाँ, जैसे कि मैम पेपर में फोटोज मैंने देखा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हालांकि वो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन एज मुझे लगा कि मैं यही सब करने तो आया था ना, कि जिस जगह से मैं आया, मतलब मुझे चैलेंजेस जो होता है उसको लेकर उसका सोल्यूशन ढूंढना में बड़ा आनंद आता था। मुझे लगा कि कितनी ज्यादा चैलेंजेस है देश के सामने, जो अभी ढका ढकाया एक अच्छा देश लग रहा था, सारी बखिया उधेड़ दिया लॉकडाउन में उसकी। हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा बैठी, हम लोगों को खाना तक नहीं दे पा रहे थे, लोगों को अलग अलग जो लोग फंसे हुए हैं, लोग पैदल 1,500 1,000 किलोमीटर यात्रा पे निकल गए, कि जो कोई साधन नहीं मिला तो पैदल चलते हैं। तो मुझे लगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब चलो ठीक है 4 अटेम्प्ट्स थे, नहीं हुआ, फिर इधर उधर कुछ करने लग गया। और इनफैक्ट इसी बीच में जो मेंटर्स होते हैं, जो पॉजिटिव पीपल्स होते हैं, तो मेरे जो भी 3 4 5 लोग पॉजिटिव पीपल्स थे, उन्होंने मतलब जब भी मैं ऐसी बातें किया करता था कि मैं अगर सिस्टम मेरा था तो ऐसे करता, तो उन्होंने कहा कि सिस्टम में जाने से आपको रोका किसने है? भाई आपने ही अटेम्प्ट देना बंद किया ना, आपके पास ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट और है, तो क्यों नहीं देते हो? तो धीरे धीरे मैं भी सोचने लग गया। इनफैक्ट पहली लहर खत्म हुई थी, तो फिर मेरी अंदर वाली वो लहर भी धीरे धीरे से खत्म हो गई। दूसरी लहर आई कोविड वाली 2021 में, अप्रैल मई वाली, तो मैं सीरियस थोड़ा हुआ कि नहीं यार करते हैं, यही करने दे लिया है, क्या रहा हूं मैं यहाँ पे। तो हालांकि उम्र एक हो चुकी थी ठीक ठाक, और जैसे जैसे अटेम्प्ट बढ़ता है, पहला दूसरा अटेम्प्ट नहीं होता है तो दूर वगैरह के लोगों, दोस्तों वगैरह को, लोगों को लगता है कि चलो इसका नहीं होने वाला है। तीसरा अटेम्प्ट नहीं होता है तो आपके पेरेंट्स या ऐसे लोगों को भी लगने लग जाता है कि यार शायद नहीं होगा बेटा, कुछ और देख लो, कोई जीवन यही थोड़ी है। चौथा अटेम्प्ट नहीं होता है तो सेल्फ पे डाउट होने लग जाता है कि क्या, मतलब खुद ही लगने लगता है शायद नहीं होगा मेरा, नहीं हो पाएगा मेरा। तो उसके बाद करना और चैलेंजिंग होता है। ऑलरेडी 4 अटेम्प्ट दे दिया, नहीं हुआ था। अभी तक जीवन में कुछ एग्जाम नहीं निकला है, जो भी एग्जाम है सब में फेल मिलते चले गए, जितना एग्जाम दिया। मैं बीच में सीडीएस वगैरह दिया था, उसमें 4-5 बार, एसएसबी मैंने दिया 5 बार, उसमें भी नहीं हुआ। अदर एग्जाम्स में नहीं देता था, मेरा क्लियर था कि निकालूंगा तो यूपीएससी निकालूंगा, नहीं तो फिर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा और कुछ बड़ा काम करूंगा। तो इसी बीच में कोविड की सेकंड लहर आई, तो मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए। मतलब मुझे लगा कि मेरे अंदर जो पोटेंशियल है, जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी, जो गवर्नमेंट सोचती है और जिस हिसाब से ब्यूरोक्रेसी बनी, प्रस्तावना जो प्रीएम्बल है संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो जो चीजें उन्होंने संविधान निर्माताओं ने दी है, तो उसको पूरा करने में ब्यूरोक्रेसी कितना पॉजिटिव रोल अदा करती है और वो कर सकती है। तो मुझे लगा कि मैं वो कर सकता हूँ। तो मैं फिर से मोटिवेट हुआ तैयारी करने में। इसमें पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग जो हुए, मेंटर्स हुए, सीनियर्स हुए, उनका काफी बड़ा रोल रहा। तो मैं फिर से डिसाइड कर चुका था मोटा मोटी अगस्त सितंबर 2021 होते होते कि मुझे देना है एग्जाम। तो 21 तो बीत गया था, तो फिर मेरे सामने एक तरीके से मैं फिर एक न्यू एस्पिरेंट था, क्योंकि एग्जाम को 5 साल हो चुके थे। 17 में दिया था, 18, 19, 20, 21, 17 दिया था, तो लगभग 4.5-5 साल हो चुके थे। तो मुझे लगा कि एक तो ऑप्शनल, जैसे आपने प्रश्न पूछा था कि ऑप्शनल कैसे इतना चेंज हुआ आपका, फिजिक्स से किया, तो मुझे लगा कि ज्योग्राफी ही कंटिन्यू करते हैं। फिर मुझे लगा कि मतलब मैं कहता हूँ कि ऑप्शनल शादी करने का समान है। अच्छा। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि जब इंटरेस्ट ही नहीं है उस ऑप्शनल में, तो क्यों उसके साथ रहें। तो मैंने उस हिसाब से सोचा कि चलो फिर से एक एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास। मैंने बेसिक्स पे गया, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चे करते हैं ऑप्शनल चयन करते समय। यूपीएससी का निकाला, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से मैंने 5-6 अलग किए इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, उसमें गाइडेंस, अवेलेबिलिटी। तो उस हिसाब से एक नए सिनेरियो में मुझे लगा कि ज्योग्राफी से ज्यादा बेस्ट मुझे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन लग रहा है, पीएसआईआर लग रहा है। तो पीएसआईआर मैंने लगभग चयन कर लिया। अच्छा। लेकिन जो आपने एक दूसरा प्रश्न जो आपका था, प्रश्न का भाग कि हिंदी माध्यम में हिंदी लिटरेचर ज्यादातर लोग लेते हैं, और एक परसेप्शन भी ऐसा बना हुआ है। परसेप्शन ऐसा है, डेफिनेटली। हाँ, जी हाँ। परसेप्शन के साथ रिसोर्स है, जैसे हिंदी एक स्टैटिक है, लिटरेचर एक स्टैटिक चीज होती है। और पीएसआईआर बहुत ही ज्यादा डायनामिक है, पल पल बदल रही है घटनाएं। आज से 4 महीना पहले जो चीज पढ़े थे, पूरा इंटायरली डिफरेंट हो सकता है घटना। तो अवेयर रहना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो मैं जब ऐसा विषय चयन कर रहा था, तो मेरे अगल बगल के लोगों ने भी काफी मुझे रोका। फॉर्म तक नहीं भरने दे रहे थे लोग, भरने नहीं देंगे तुमको, सुसाइड नहीं करने देंगे तुमको अंतिम 2 अटेम्प्ट में। वो लोग कह रहे थे कि तुम ऐसे सब्जेक्ट लेके क्यों सुसाइड करना चाह रहे हो। एक आपका यूपीएससी की जर्नी का सुसाइड है कि पीएसआईआर जैसा सब्जेक्ट हिंदी मीडियम में ले रहे हो। आप हिंदी लिटरेचर में क्या मैटर कम है, क्या मटेरियल कम है? बिल्कुल मैम, जैसा बहुत डायनामिक है, इसमें 2 पार्ट है। पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में आईआर है। तो दोनों में थ्योरी थिंकर्स हैं एज अ स्टैटिक।
लेकिन जो दोनों का पार्ट बी है, उस दोनों में डायनामिक चीजें हैं। और डायनामिक चीजें ऐसी हैं कि जैसे पॉलिटी में भी हमेशा बदल रहा है, और आईआर में भी घटनाएं इंडियन फॉरेन पॉलिसी में भी बदल रही है, तो उसको थिंकर से कोरिलेट करना पड़ता है। जैसे अभी करंट एग्जांपल, जैसे 10-15 दिन पहले, 1 महीना पहले, जैसे रसिया वाला मामला आप देखिए, प्रिगोजिन और ये सारा चीज का, तो एक प्राइवेट आर्मी एक सोवरिन कंट्री पे जाके कब्जा करने जा रही थी कि उसके राजधानी पे कब्जा कर लेते हैं, और उसको एक प्राइवेट आर्मी और इतने बड़े सुपर पावर सोवरिनिटी पे हमला कर रही है। तो फिर एक पीएसआईआर के स्टूडेंट को जोड़ना चाहिए कि कौन सा थिंकर से यहाँ पे अप्लाई होगा। और क्योंकि अभाव इतना है मटेरियल का, रिसोर्सेज का, और पीएसआईआर एक बहुत डायनामिक सब्जेक्ट है, हर रोज कुछ ना कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस में, डिप्लोमेसी में चीजें बदलती रहती हैं। तो आई थिंक यहाँ पे आपको शायद ये एडवाइस मिल रही थी कि इस तरीके का ऑप्शनल आप चूज करेंगे तो वो आप ही के लिए जो है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, आपके नंबर शायद और कम ना आ जाए ज्योग्राफी से। ठीक है, फिर एग्जैक्टली मैम यही हुआ, लोगों ने यही सलाह दिया, और उन्होंने कहा कि हिंदी लिटरेचर ही लो ना, क्यों मतलब एक ट्रेडिशनल रास्ता अपनाओ, एक जो होता है रास्ता, जैसे आपकी पकड़ इतनी अच्छी थी भाषा पर, भाषा पे पकड़ अच्छी है, मैंने नॉवेल से 40-50 अच्छे नॉवेल्स पढ़े हैं मैंने। और दूसरी बात, लोगों ने कहा कि अंतिम अटेम्प्ट्स हैं, इसमें एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हो आप कि ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं। लेकिन मैं फिर स्टिक हुआ बेसिक्स पे। यूपीएससी रिपोर्ट मैंने एनालाइज किया, एनुअल रिपोर्ट्स को, मैंने देखा कि कोई भी ऑप्शनल लेना बुरा नहीं है। सबसे बड़ा रोल होता है कि आपका किस ऑप्शन में इंटरेस्ट है, पढ़ने में क्या रुचि है। सेकंड नंबर पे उसमें रिसोर्स अवेलेबिलिटी और ये सारे फैक्टर्स आते हैं। तो पढ़ते पढ़ते मेरी इंग्लिश चूंकि द हिंदू वगैरह पढ़ रहा था, तो मतलब मैं अपने आप को थोड़ा ठीक मानने लगा था, हालांकि ठीक है नहीं, बहुत ही बेकार है मेरी इंग्लिश, लेकिन मैं समझ बनाने लग गया था। तो मुझे लगा कि अगर कोई डायनामिक पार्ट में रिसोर्सेज की इशू आई तो मैं इंग्लिश पढ़ के भी उसको कर लूंगा। इंडियन एक्सप्रेस में अच्छे आर्टिकल्स आते हैं यार के, तो वो मुझे लगा कि रिसोर्सेज पार्ट कवर कर लूंगा अगर इंटरेस्ट है तो इस हिसाब से मैंने तमाम मतलब रोकथाम के बावजूद पीएसआईआर सब्जेक्ट लिया, और मैं पहली बार जीवन में पीएसआईआर से लिखा, और बहुत ही वन ऑफ द फाइनेस्ट नंबर है, 272 नंबर आए हैं। बिल्कुल। हाँ। तो और वो भी मतलब पहले ही, मेरे को लगता है जिस तरह से आपने अपने हमें सफर के बारे में बताया, ये शायद आपका पहला प्रयास काउंट होना चाहिए, मतलब सब्जेक्टिवली। बेशक आपने एग्जाम पहले दिया हो, और यहाँ पे अगेन जो आपने वो बात कही कि कभी भी अपने प्रयासों को वेस्ट नहीं करना चाहिए, तभी एग्जाम देना चाहिए जब आप पूरी तरीके से इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। तो पॉलिटिकल साइंस आपने इन कारणों की वजह से जो भी देखा, आप ये भी बता रहे थे कि 2017 के बाद आप कुछ और काम करने लगे, शायद आपका प्लान भी ये था कि आप अपना एक बिजनेस करेंगे। 5 साल का एक बहुत लंबा गैप होता है शशि। कई लोग होते हैं जो सोचते हैं कि अब ठीक है, अब हम कुछ काम ही कर लेंगे, क्योंकि एक परीक्षार्थी के जीवन में जो यूपीएससी की परीक्षा के लिए प्रिपेयर करते हैं, उनकी लाइफ एक बहुत ही अलग तरह से चलती है। वो लोग फैमिली से पूरी तरह से एक तरह से मैं कहूँगी किसी भी सोशल फंक्शंस में नहीं जाते, या मतलब एक कहते हैं ना कि कमरे में बंद होके आपको 1 साल के लिए पढ़ाई करनी है। अब 5 साल आपकी लाइफ में वो गैप आ गया जी। जो यूपीएससी के बाहर की लाइफ है वो परीक्षार्थियों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। बच्चे पीयर प्रेशर में भी आके सोचते हैं कि हमारे जो सहपाठी हैं वो कुछ कर रहे हैं, कोई यहाँ पहुँच गया, हम कहाँ हैं। वो सारे सेल्फ डाउट आपने कैसे फाइट किए, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है उन सब लोगों के लिए जो जर्नी में गैप ले लेते हैं और फिर सोचते हैं कि थोड़े समय बाद हम सोचेंगे कि करना है कि नहीं। बिल्कुल स्क्रैच से आपने दोबारा स्टार्ट किया 2021 या 22 में। 22 का अटेम्प्ट दिया, 21 में तैयारी की, तो बिल्कुल आपने दोबारा स्क्रैच से ही स्टार्ट किया है, दोबारा से शुरुआत की, क्योंकि ऑप्शनल पूरा आपका बदल चुका था। ये जर्नी हमें थोड़ा सा इसको विस्तार पूर्वक बताइए, क्या वो चीज़ें आपने की, किस तरीके के डीमोटिवेशन आपने फाइट किए, लोगों की धारणाएं जो हैं आपके बारे में कि दिल्ली गए थे, तुम्हें तो कलेक्टर बनना था लेकिन क्या कर रहे हो, ये सारी चीज़ें इसके बारे में बताएं। बिल्कुल सही मैम, आपने कहा कि 5 साल का गैप छोटा मोटा डिमोटिवेटिंग फैक्टर नहीं था, एक बहुत ही चैलेंजिंग फेज रहा मेरे लिए। पर मेरा एक गोल क्लियर था, मतलब कि मैं यूपीएससी की तैयारी से हटा तो ऐसा नहीं था कि मैं डीमोटिवेट हो गया था। मुझे लगा कि जीवन में करना क्या है। तो मैं जैसे काफी घूमता था, कहीं घूमने निकल, कुछ पैसे कमाया, घूमने निकल के चला गया, तो ऐसे करके मैं घूम रहा था। तो मुझे लगता है कि इनडायरेक्टली मेरा दिमाग पॉजिटिव था
मतलब कई लोग ऐसा होता है कि एग्जाम्स कुछ साल तक देते हैं, हताश हो जाते हैं, पर मैं कभी हताश नहीं हुआ था। मुझे लगा कि एग्जाम ही तो है, नहीं निकला, कुछ और करेंगे जीवन में। सब सारे लोग ब्यूरोक्रेट थोड़ी बन जाते हैं। तो जीवन में अलग अलग तरीके थे, तो मुझे उसमें घूमने में इंटरेस्ट आ रहा था, बट उसको एक दिशा नहीं थी। मैं कुछ भी कर रहा था, पैसे कमाता, घूमा, पैसे खत्म हुए, फिर कमाया, फिर घूमा। तो घूमने में मेरा काफी ज्यादा कहीं घूमने लग गया था मैं। फिर उसके साथ साथ फिर मुझे लगा कि जब मुझे इस क्षेत्र का थोड़ा नॉलेज है, अनुभव है, तो कई सारे जो मेरे जूनियर्स थे वो बीच में गाइडेंस मांग रहे थे, तो मुझे लगा क्यों नहीं इसी वे में एक रास्ता बनाए। तो इस हिसाब से मैं ऐसे कर रहा था। लेकिन चूंकि मैं अभी भी अनसक्सेसफुल था सोसाइटल पैरामीटर्स पे, करने क्या गए थे, कर क्या रहे हो। तो आपने सही कहा कि जो सोसाइटी के डिफरेंट जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनसे क्या क्या मुझे फीडबैक मिल रहे थे। जैसे आपने सोशल गैदरिंग की ली, तो इनफैक्ट मैं खुद ही, और एक बिल्कुल जेन्युइन सी बात है कि अगर आप कुछ खासकर यूपीएससी के जर्नी में, क्योंकि ये वन वे रास्ता टाइप का प्रतीत होता है, लोगों के एक्सपेक्टेशंस काफी बढ़ जाते हैं आपसे, और जब एक दो बार नहीं हुआ तो वही एक्सपेक्टेशन सीधे उल्टे डायरेक्शन में आपके प्रति आ जाते हैं स्वभाव रखते हुए। तो सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो हो सकता है कि उस तरीके से ताना प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सुनने को मिल जाए। तो बात अब बिल्कुल सही है, लोग सोशल गैदरिंग में जाना तक कम कर देते हैं। लगता है क्या जवाब दें, कैसे जवाब दें, क्यों जवाब दें। तो इनफैक्ट मैं भी कई साल से किसी दोस्त की शादी तक में नहीं गया हूँ। तो ऐसे फैक्टर नहीं थे कि मैं इसके आंसर्स नहीं कर सकता था, पर मुझे मतलब अब जो कहिए थोड़ा सा मन में एक लगता था कि बात तो सही है, मतलब मैं जो करने आया था नहीं कर पाया, राइट। बट हाँ, मैं अपने अंदर से हताश नहीं था। तो मैं कहूंगा जो जितने भी लोग लॉन्ग गैप लेते, मैं इसमें जैसे अनु कुमारी रैंक 2-1 जो आई थी कुछ साल पहले, मैं उनसे भी काफी मोटिवेट हुआ था। कि तैयारी उन्होंने छोड़ दी, उनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके बाद उन्होंने तैयारी फिर से एकदम जीरो से स्टार्ट की। तो मुझे लगा कि जब वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। एज ए महिला होना मुझे लगता है काफी ज्यादा, और एक पुरुष के मुकाबले ज्यादा चैलेंजिंग काम है, मुझे ऐसा फील होता है। तमाम तरीके की एक जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है उसमें उनके चैलेंजेस हैं। तो मुझे लगा जब वो लेडी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं करूंगा, राइट। तो मैं कभी भी डिमोटिवेट नहीं हुआ। मैं जो भी लोग हैं उनको यही कहना चाहूंगा, भले वो काफी लंबा गैप हो या काफी समय लग रहा हो, डिमोटिवेट मत होइए। अपने अंदर तो पॉजिटिविटी रखिए। और सारी दुनिया यूपीएससी ही नहीं है, यूपीएससी के बियॉन्ड भी दुनिया है। बट हाँ, अगर आप करने आए थे यूपीएससी तो फिर आपको उसके लिए एक उलंघ। तो मुझे जब ये लंबे समय में बहुत ही स्ट्रेस रहा, कई बार जो फेल्यूर का एहसास है खुद भी हुआ या लोगों के द्वारा भी करवाया गया फेल्यूर का एहसास। लेकिन इस पूरे जर्नी में जो मोटिवेशन का एक बड़ा फैक्टर था, मेरे पेरेंट्स थे। उन्होंने कभी भी मुझे ना तो फेल्यूर का एहसास करवाया कि नहीं भाई आप कुछ नहीं किए हो। मेरे पापा मम्मी ने ऑलवेज, इनफैक्ट जो मेरी फैमिली, छोटे भाई या बहन हो गई, सबने मुझे कभी ऐसे फील नहीं करवाया कि तुम कुछ करने गए थे नहीं कर पाए। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि हम तुमको खुश देखना चाहते हैं, तुमको जिस चीज में करने में खुशी मिले कर रहे हो तुम, तो तुम मान लो कि करने गए नहीं हुआ। इनफैक्ट कई बार जब रिजल्ट आता था, पापा आज तक मेरे से रिजल्ट पूछते ही नहीं थे कि हुआ नहीं हुआ, मैं ही बताता था कि पापा नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं, खाना वाना खा लिया आराम से हो, मतलब कि तनाव तो नहीं है ना, कोई बात नहीं हुआ, यू डिड गुड, नहीं हो पाया, आपने प्रैक्टिस किया, ट्राई किया, नहीं हो पाया। तो एक जो फैमिली सपोर्ट होती है या जो क्लोज सपोर्ट होता है बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि अगर आप चारों तरीके से इस तरीके से सुन रहे हैं, प्रेशर, तनाव और ये सारी चीजें, और आपकी फैमिली से ही सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको दो अलग अलग मोर्चों पे लड़ना पड़ जाएगा। तो इस मामले में मैं लकी रहा कि मेरे पेरेंट्स काफी ज्यादा सपोर्टिव थे। पूरे थ्रू आउट जर्नी में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि कब तैयारी करना है तुम्हारे डिसीजन है, नहीं छोड़ देना है तुम्हारा डिसीजन है, दोबारा फिर से 5 साल के बाद करना वो भी तुम्हारा डिसीजन है ना। तो उनका सपोर्ट बड़ा मायने रहा। साइकोलॉजिकल रूप से मैं इसमें मजबूत रहा कि चलो मुझे कम से कम घर में एक तो जवाब नहीं देना है ना। और मैं इनफैक्ट आप सच में सोसाइटी से इतना कट जाते हो इस लंबी तैयारी में, लोगों को लगने लग जाता है कुछ करेगा नहीं, नालायक था, नालायक दिख गया, इसका कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे केस में भी ऐसा हुआ, क्लोज दोस्त भी मान चुके थे कि फालतू का फेंक रहा था, नहीं हो पाएगा, इसे लेके चला गया, आईएएस बनेंगे, करेंगे, वो करेंगे। जब आईआईटी नहीं निकाल पाया था तो आईएएस कहां से निकाल पाएगा, पहले वाली बात। तो सारे फैक्टर्स हैं, सब में होता है। जैसे जैसे 1-2 अटेम्प्ट के बाद आगे बढ़ता है मामला, बहुत जीवन कॉम्प्लिकेटेड होने लग जाता है, आपको तमाम तरीके के मोर्चों से लड़ना पड़ता है। और इनफैक्ट इतने गैप के बाद जब दोबारा फिर से तैयारी करना प्रारंभ करो, और उसमें ये भी होता है कि कई बार आपके जो सहपाठी होते हैं, आपके फ्लैटमेट्स होते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है और आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं पीछे रह गए, पीयर प्रेशर, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो उस केस में अगर आपसे पूछें तो आपके
इस तरीके के जो लो मोमेंट्स रहे होंगे, क्योंकि आपने तैयारी एक तरह से आपने बताया कि आप सोच के आए थे मेंटली कि आप 4 ही प्रयास देंगे, उसके आगे आप नहीं देंगे प्रयास, लेकिन फिर आपने दोबारा इस एग्जाम को दिया। लेकिन उसके बीच में जो, जैसा कि हम गैप के बारे में बात कर रहे थे, इतना लंबा अंतराल था, तो ऐसा भी हुआ होगा कि 2018 में रिजल्ट आया होगा किसी दिन और आपने सोचा होगा कि मैं यहाँ पर ये करने आया था। तो उस तरीके की कुछ फीलिंग्स हमें बताइए कि तब आपको क्या लगता था और कैसे फिर आप रुकते थे, फाइट करते थे उसको और फिर सोचते थे कि नहीं ठीक है, बाद में फिर से एग्जाम दे देंगे। मैम, मेरे हिसाब से यूपीएससी, जैसा मैंने पहले कहा था कि एक वन वे रास्ता है। आप आ गए तैयारी करने तो इससे वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो सबसे बेस्ट इस यात्रा को पार करने का एग्जाम निकाल लो। अगर आपका एग्जाम नहीं निकल रहा है ना, तो जब तक जीवन है, जिस साल यूपीएससी का रिजल्ट आएगा आपको दुख तो जरूर होगा। इनफैक्ट आप उस दिन अच्छे मूड में नहीं रह पाओगे। अच्छा। तो मेरा ये मानना है कि जो भी लोग आए हैं उनको ये सोचना ही नहीं चाहिए कि मेरा नहीं होगा। अगर नहीं हुआ तो भले आप कुछ भी कर लो, थोड़ा तो फीलिंग आएगी जिस दिन भी रिजल्ट आता है। तो ऑब्वियस सी बात है, बीच बीच में रिजल्ट आता था और ऐसा फीलिंग आती थी, बट उस फीलिंग को मैंने कहा कि अंदर से मैं पॉजिटिव था, डिमोटिवेट नहीं था कि भाई नहीं, वो एग्जाम ही तो है, इस पर्सपेक्टिव से सोचने लग गया था। बट वो सब अपने मन को बहलाने फुसलाने के तरीके थे कि नहीं हो रहे। और दूसरा बात आपने जो कहा, सोसाइटी के जो आपके दोस्त थे कुछ, और आप सोशल मीडिया आप खोलो तो कोई कुछ कर रहा है, कोई यहाँ सेमिनार, जैसे मैं फिजिक्स से था तो साथ वाले लोग थे, कोई आईटीज, कोई बाहर जाके पीएचडी कर रहा है, पोस्ट डॉक कर रहा है, रिसर्च कोई कर रहा है, उनकी फोटोज देखो, कोई जर्मनी में गया हुआ है, ऐसे फोटोज देखिए। तो फिर आपको लगता था कि मतलब क्या कर रहे हैं, ना उधर गए ना इधर गए, ना रिसर्च कर पा रहे, नहीं यूपीएससी निकला। तो मन में हाँ एक निगेटिव थॉट्स आता था कि कर क्या रहे हैं। और सबके मन में आता होगा, जो भी जिनका भी टाइम ज्यादा लग रहा है उनके मन में आता होगा। बट वही है कि उसको उस तरीके से थ्रस्ट कोई नहीं मिल रहा था जो कोविड ने मुझे थ्रस्ट दिया। हाँ, जिस प्रकार कोविड ने एक नई एनर्जी मुझे दी कि नहीं यार, देश में बहुत समस्याएं, बहुत चैलेंजेस हैं, और उन चैलेंजेस को जितना मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, शायद मतलब बहुत लोग और कर रहे होंगे, लेकिन मुझे लगा कि मैं कितने अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि देश में इतनी समस्याएं हैं, और इतनी समस्याओं को अगर कोई एक हैंडल कर सकता है तो एक आईएएस आईपीएस बन के आदमी कितना बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता है कंपेयर टू अदर फील्ड। तो मुझे लगा कि क्यों ना उसको ट्राई करें। तो आपने सही कहा कि बीच में जो लोग सक्सेसफुल हैं, मतलब आपका जो बीच में लो पीरियड आया, हाँ, तो उसमें खास करके आजकल सोशल मीडिया के जमाने में उनकी फोटोज देखिए तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो वो प्रेशर आता है, बिल्कुल आता है, बट आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा जी। क्योंकि ये जो सफर है वो एट द एंड ऑफ द डे परीक्षार्थी को खुद ही फाइट करना है। बेशक इसमें ये बात है कि फैमिली एक सपोर्ट सिस्टम बन सकती है, आपको मानसिक तौर पे बहुत सारे ऐसे आपके फ्रेंड्स बन सकते हैं जो आपको एंगेज कर सकते हैं, लेकिन अपने आप ही आपको एग्जाम देना है। वो जो रोज 365 दिन साल की आपको पढ़ाई करनी है वो आप ही को करनी है, कोई और आके नहीं करेगा। तो पॉजिटिव आउटलुक, जैसा कि आपने बताया कि आप कभी उस तरह से डीमोटिवेट नहीं हुए, हमेशा आपने एक पॉजिटिव लुकिंग, फॉरवर्ड लुकिंग एटीट्यूड रखा कि ठीक है, ये कोई लाइफ का अंत नहीं है, और भी बहुत चीज़ें हो सकती हैं अगर आप इंसान चाहे तो पॉजिटिव आउटलुक एक आपने हमेशा से रखा, और इसमें आपने जैसा बताया आपकी फैमिली का एक बहुत बड़ा इसमें रोल रहा। ग्रेट। तो शशि, अब अगर हम एग्जाम स्पेसिफिक बात करें, जाहिर सी बात है अभी प्रीलिम्स के रिजल्ट्स भी आए हैं कुछ समय पहले, और अब सभी लोग अपनी सारी एनर्जी मेन एग्जामिनेशन में अभी उन्होंने इन्वेस्ट की हुई होगी। टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे बच्चे, रिवाइज कर रहे होंगे, आप जैसे टॉपर्स का इंटरव्यू देख के इंस्पायर भी हो रहे होंगे। तो उसके बारे में हमें बताएं। हम स्टार्ट करेंगे एथिक्स और एस्से के पेपर से। क्या वो चीज़ें थी जो आपने की, हमें ये भी बताइएगा कि आपने क्या चीज़ें नए तरीके से की, क्या मिस्टेक्स थी जिस पर आपने इम्प्रूव किया। जैसा मैंने आपने दोनों पेपर का कहा, एथिक्स और एस्से, दोनों एग्जाम में काफी ज्यादा आपके रैंक को इम्प्रूव कर सकते हैं और एग्जाम में इन और आउट होने में आपका रोल अदा कर सकते हैं। और मेरे दोनों में ठीक ठाक डिसेंट नंबर हैं। एस्से में 133 नंबर है और एथिक्स में मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है 121 नंबर है। तो दोनों पेपर के लिए मैंने एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई थी, खास करके जैसे मैं एथिक्स की पहले बात करूं, एथिक्स में जो की कॉन्सेप्ट है, जो सिलेबस यूपीएससी का दिया हुआ है, मैंने बुनियादी चीजों पे गया कि जो यूपीएससी का सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस के जितने पॉइंट्स हैं, अब सिलेबस में परसुएशन लिखा हुआ है, तो मैंने उसका अर्थ समझा। एक तो किताबी भाषा का अर्थ हो गया, दूसरा मैं उसे क्या समझ पा रहा हूँ।
तो जब मैं उसे अपनी लैंग्वेज में समझा, एक अपने तरीके से समझा, तो उसको मैं उदाहरण से जोड़ पाया। तो मैंने इस सिलेबस के जितने पॉइंट थे उसकी जो महत्व है, जो उसका व्याख्या है, उसको अपने नजरिए से समझा कि मैं एज ए पर्सन उसे क्या समझ पा रहा हूँ। परसुएशन हो गया, वैल्यूज हो गया, इंटेग्रिटी हो गया, प्रोबिटी हो गया, एटीट्यूड हो गया, एटीट्यूड में परिवर्तन हो गया, तो उसको मैंने अपने नजरिए से समझा। दूसरा, उसको मैंने क्या किया कि जितने सिलेबस के पॉइंट्स थे उसका इंट्रोडक्शन एक तैयार किया मैंने, कि अगर एग्जाम में बुद्धिमानी से कोई सवाल आएगा, विजडम से कोई सवाल आएगा, जबकि इस बार पहला सवाल ही विजडम से जुड़ा हुआ एक था। विजडम और जो नौकरशाही जो होती है, ब्यूरोक्रेटिक वैल्यू से जुड़ा हुआ। और मैं उसका पहले से मुझे तैयार था कि अगर ऐसा टाइप का कोई सवाल आएगा जिसमें विजडम से जुड़ा हो, तो मैं इंट्रोडक्शन ऐसे ही स्टार्ट करूंगा। तो मैं हर सिलेबस के एथिक्स के जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो टर्मिनोलॉजीज हैं, उस टर्मिनोलॉजीज का मैंने मतलब समझा, अपने खुद के लिए नजरिए से मतलब समझा, और उसको 2 से 3 लाइन में लिखा है एज इंट्रोडक्शन के लिए। मतलब नोट्स आपने बनाए, अच्छे नोट्स बनाए। हाँ, मैं और उसके बाद मैंने दूसरा एक इंपॉर्टेंट काम ये किया कि जितने भी वो जो पॉइंट्स टर्मिनोलॉजीज हैं, अब इंटेग्रिटी है तो इंटेग्रिटी से जुड़ा हुआ उदाहरण मैंने नोट किया न्यूज़पेपर से एक साल पढ़ते समय, मैगजीन से मैंने उदाहरण नोट्स किए कि प्लस पॉइंट में क्या आएगा और माइनस निगेटिव में उसका क्या उदाहरण है। तो अगर मुझे कोई भी उदाहरण देना है तो मैं उसको पहले से प्रिपेयर था मेरा। परसुएशन में चेंज कैसे, मतलब कोई भी चीज, जैसे मुझे लगा किसी के व्यवहार में परिवर्तन लाना है, तो इस तरीके से कोई केस स्टडी रहा, या केस स्टडी में तो उदाहरण लिखने का ये नहीं रहता, लेकिन हाँ अगर कोई थ्योरी वाले पार्ट में रहा कि आपको किसी का व्यवहार में परिवर्तन लाना है, तो उसको उदाहरण मेरे पास पहले से मौजूद था कैसे लाना है। तो मैंने 2 इथिक्स में बहुत बुनियादी बातों पे काम किया, आपका उसका सारे वर्ड का मतलब समझा, उसको लिखा 3 से 4 लाइन में, और उसको उदाहरण से कोरिलेट किया। मुझे इससे काफी ज्यादा अच्छे नंबर आए, और वो आपके मार्कशीट में भी झलक रहा है। इससे के लिए मैंने मैम ये किया था कि जैसे हिंदी मीडियम से मैं हूँ, तो ज्यादातर मैं कॉपीज जो देखा करता था, मेरा इस मामले में यूनिक है कि हिंदी मीडियम से इससे में ठीक ठाक नंबर, और इस मायने में यूनिक है कि मेरे में दोहा, मुहावरा और ये साहित्य है ही नहीं। तो ज्यादातर आप हिंदी मीडियम की कॉपियां देखिएगा निबंध की, तो उसमें साहित्यिक ज्यादा रहता है, कई सारे दोहे, मुहावरे और ऐसे कोट्स रहेंगे। मुश्किल से मेरे 2 निबंध थे, तो दोनों निबंध में मुश्किल से 1 से 2 कोट्स थे। अच्छा, हाँ। अच्छा। तो मैंने जो एक चीज देखा कि निबंध बहुत ही सब्जेक्टिव है। बिल्कुल। तो आप चाहो तो साहित्यिक होके भी बहुत अच्छा नंबर उठा सकते हो, और बिना साहित्यिक हुए भी अच्छा नंबर उठा सकते हो। आपको बस उसके जितने डायमेंशंस हैं, जितने आयाम हैं, सबको एक कवर करना पड़ेगा। तो मैंने अपना दायरा बड़ा रखा। मैं जो टॉपिक के थीम्स हुआ करते थे, उस थीम पे अलग अलग थीम्स पे, हाँ जैसे 1-2 में मुझे हेल्प भी मिला इस बार, तो अलग अलग थीम पे मैंने अपना एक माइंडस्टॉर्मिंग किया 15-20 मिनट, ये थीम आएगा, क्या क्या चीज लिख सकते हैं। तो मैं उसको एक पूरा ऐसे लिखने की जगह ना, पहले मैं कम से कम 8 से 10 ऐसे में ऐसा एक पेज में बनाया कि क्या क्या डायमेंशंस होंगे। करेक्ट। तो वो मुझे लगता है कि नंबर्स में रिफ्लेक्ट हुआ है। ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग आपने ये बात बताई। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है सभी परीक्षार्थियों को ये चीज़ समझना कि एक सेट सिलेबस है, उस सिलेबस में सेट टर्मिनोलॉजीज हैं, एक टर्म्स है वहाँ पे, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड, ये सब तरीके की चीज़ें लिखी हुई हैं। तो उसके आप एक नोट्स अपनी, जो आप इतनी तरीके की डाइवर्स रीडिंग करते हैं थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, ये मटेरियल, ये रिसोर्स, वो वेबसाइट, तो एक कंसोलिडेट आप कर लीजिए। एक मतलब इंटेग्रिटी है तो उस पर सारी आप चीज़ें लिख लीजिए वहीं पे। फिर आप अखबार पढ़ते हैं, कोई एग्जाम्पल आपने देखा तो वहाँ पर उसको फिर नोट कर लीजिए, और फिर उसको बनाइए अपना स्टैंडर्ड रिसोर्स कि आप उसको बार बार रिवाइज, जैसे रिविजन पे आई थिंक हर टॉपर, हर वो सक्सेसफुल कैंडिडेट जो इस एग्ज़ाम को क्लियर करता है, वो बार बार रिविजन पे फोकस वो लोग करते हैं। तो एक तो ये हो गया, और एस्से में भी आपने ऐसा ही किया कि जो जो थीम्स हैं उसमें आपने कुछ प्रिपरेशन पहले से की, प्रैक्टिस की, और हर तरीके के डिमेंशन आपने कवर करने की कोशिश की। तो इसमें प्रैक्टिस का कितना बड़ा रोल था? कितने टेस्ट एक एस्पिरेंट को देने चाहिए बिफोर द मेन एग्जामिनेशन? सिम्युलेशन का इसमें क्या रोल है कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो 3 घंटे रोज 6 घंटे लिखने की भी एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल में जैसे वो बैठ के लिख रहे हैं वो भी करते हैं। क्या आपने ऐसा कुछ किया? और एस्से का भी हमें बताइए कि तकरीबन आपने कितने एसेज लिखे होंगे पिछले कुछ सालों की प्रिपरेशन में? मैम इसमें आपने जो रिवीजन की बात बोली और नोट्स में की थी,
मुझे लगता है कि इस पूरे एग्जाम निकालने का एकमात्र मूल मंत्र यही है कि रिवीजन रिवीजन रिवीजन। आप पढ़िए कम, मैं इनफैक्ट बोलता भी हूँ कि आप पढ़िए 70 से 80% टाइम ही पढ़िए। आप 6 घंटा निकाल पा रहे हैं पढ़ने के लिए तो पढ़िए 5 साढ़े 4-5 घंटा, बाकी 1.5 से 1 घंटा आप रखिए रिवीजन के लिए। उससे आपकी स्पीड जरूर स्लो होगी, लगेगा आपको कि नहीं मैं स्लो जा रहा हूँ या जा रही हूँ, लेकिन आपको वो एग्जाम हॉल तक रिटेन कर पाओगे उस चीज को कैरी कर पाइएगा हॉल तक। तो मुझे लगता है कि आपको जो भी चीज पढ़े हैं या पढ़ने का प्लान कर रहे हैं, अगर आप उसको एग्जाम लिखने से पहले 4 से 5 बार रिवीजन का प्लान नहीं रखे हैं, तो आज किसी चीज को पढ़ने में आपने 2 घंटा समय दिया और उसको रिवाइज नहीं कर पाए, तो आज से 1 सप्ताह के बाद वो आपको याद नहीं रहेगा। और जब वो याद नहीं रहेगा तो आज जो 2 घंटा दिया था वो भी तो समय बर्बाद हुआ ना। और एक सीरियस एस्पिरेंट के लिए पिछले 1 साल तपस्वी जैसा जीवन जीना पड़ता है। हर एक मिनट कीमती है उसका। लास्ट जब भी आप एग्जाम देने का सोचे हो उससे 1 साल पहले तक, तो आप अगर 2 घंटा समय बर्बाद करो पढ़ने में जो कि याद ही नहीं रह रहा है, तो आपसे बड़ा गलती तो कोई कर नहीं रहा है। तो आप पढ़िए कम लेकिन रिवाइज कीजिए ज्यादा। तो रिवीजन आपको एनी हाउ 4 से 5 बार करना ही पड़ेगा, पहला चीज। दूसरा, आपने कहा मैम टेस्ट आप जितना ज्यादा लिखिए उतना ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैं समयाभाव के कारण बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं लिख पाया, लेकिन स्टिल मैं जीएस में 15-16 टेस्ट लिखा। लेकिन आप उसको एज ए नॉर्मल कैंडिडेट मत देखिए, क्योंकि मेरा एक लंबा अनुभव भी था। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला टेस्ट लिखने में आपने टाइमिंग की बात की, तो मैं जब एक लंबे अंतराल के बाद पहला टेस्ट लिखा था 2022 के मेंस देने से पहले, फुल फ्लेज पूरा 3 घंटे का टेस्ट, तो मुझे 4.5 घंटे लग गए थे। अच्छा। और मुझे उसको 3 घंटे में लाना था। तो कितना चैलेंजिंग काम होता है। आपको आता क्या है इससे किसी को मतलब नहीं है, आपकी कॉपी जा रही है किसी के पास, आपको जो आता है रिफ्लेक्ट उसमें करवाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप वर्ड लिमिट पे नहीं काम कीजिएगा तो या तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे 3-4 सवाल, आपको 150 शब्दों में जब आप मैक्सिमम किसी 10 सवालों को लिखना है और बाकी 10 को 250 शब्दों में, तो 3 घंटा में 4000 शब्द लिखना इज नॉट इजी टास्क। बहुत ही कठिन काम है 3 घंटे में 4000 शब्द लिखना। तो आपको उसके लिए रिगरस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और मैंने किया वो। और मैं 7वां 8वां टेस्ट आते आते 3 घंटा पे आ गया। तो उसमें सबसे बड़ा जो तो उसमें सबसे बड़ा जो मैंने रोल दिया कि वर्ड लिमिट कैसे कम करूं। तो इंट्रोडक्शन में कई सारे चीज को पहले से प्रिपेयर करके रखता था कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में आएगा तो यही इंट्रोडक्शन लिखेंगे, अगर पीएम गति शक्ति से जुड़ा क्वेश्चन आएगा तो यही इंट्रोडक्शन लिखेंगे, अगर एथिक्स में इंटीग्रिटी से जुड़ा हुआ सवाल आएगा सत्यनिष्ठा से तो यही इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो उस पे आपको 250-300 इंट्रोडक्शन तैयार रखिए चारों पेपर मिला के। उसके साथ साथ आपको लिखने की प्रैक्टिस में आपको ये भी देखना है कि आपको 180 मिनट में 20 सवाल लिखने हैं। तो 150 शब्दों के लिए 7 मिनट मिल पाता है जुडिशियल रूप से, और 250 शब्दों के लिए 11 मिनट। तो आप अगर 7 मिनट की जगह किसी क्वेश्चन में 7.5 मिनट दे रहे हैं तो किसी क्वेश्चन का आधा मिनट खा रहे हैं, उसमें 6.5 मिनट हो जाएगा। तो आपको हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शुरुआती के 3-4-5 सवालों में आप एक्स्ट्रा दे सकते हैं आधा 1 मिनट, लेकिन अंतिम जाते जाते आपको मतलब आपको 6.5 मिनट जैसे हुआ आपको बाइंड अप करने लग जाना चाहिए। या बहुत हुआ, भले उसमें आपको बहुत ज्यादा पॉइंट और आते हो, लेकिन नहीं, अगर इसकी वजह से किसी भी क्वेश्चन में 30-30 सेकंड भी एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन लिखते लिखते 5-6 मिनट आप पीछे चले गए, तो एक क्वेश्चन छूट जाएगा आपका पूरे, और आप उसमें 0 नंबर देने की कोई गुंजाइश एग्जामिनर को नहीं बचेगी। तो आपको दूसरा सबसे बड़ा काम ये करना चाहिए, वर्ड लिमिट पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। 150 की जगह 120 शब्दों में निपटा दीजिए। यूपीएससी ने लिखा थोड़ी कि 150 में लिखिए, उन्होंने कहा कि अधिकतम 150। तो आप 120-130 शब्दों में लिखने की आदत डालिए, 250 को 220-230 में रखिए, और तो तभी हो पाएगा जब आप एकदम क्रिस्प तरीके से पहले से इंट्रोडक्शन पे काम किए हो, क्वेश्चन का डिमांड सर्च के हेडिंग बनाए, हेडिंग के अनुरूप आप पॉइंट वाइज लिख रहे हैं। दूसरा चीज इसमें मैम टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस तभी आ पाता है जब कम से कम 200-300 सवाल आप मेंस के लिख चुके हो। किसी को भी पहला क्वेश्चन लिखने में आधा पौन घंटा 1 घंटा लग जाता है। अच्छा। मैं इतने अनुभव के बाद भी जब पहला बार क्वेश्चन लिख रहा था तो मुझे पहला क्वेश्चन लिखने में कम से कम, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, 20 से 25 मिनट लगे थे सोचने में। तो किसी को भी लगेगा। तो अभी प्रारंभिक समय में टाइम पे मत ध्यान दीजिए। प्रारंभिक जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो आप वर्ड लिमिट पे ध्यान दीजिए कि कैसे मैं उसको वर्ड लिमिट के अंदर ला रहा हूं या ला रही हूं। आप एक बार अगर आप वर्ड लिमिट पे काम कर लिए तो टाइम ऑटोमेटिक आ जाएगा। 100-150 सवाल लिखने के बाद टाइम बाउंड मैनर में आप आ जाओगे, और जैसे जैसे तैयारी की अंतिम अवस्था में पहुंचेगा, रिवीजन 6-7 बार हो जाएगा, तो आप ऑलरेडी आपकी चीजें कंटेंट पे काम हो जाएगा। अभी टाइम इसलिए लगता है कि कंटेंट की कमी महसूस होती है। और इनफैक्ट मैं यहीं पर एक रोचक किस्सा शेयर करूं कि आप जब अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आपको एग्जाम में एलियंस सवाल जो आपको कभी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है,
उसके लिए भी आप आंसर लिख देते हो। मैं इतना अच्छे से प्रिपेयर करके चला गया था आंसर राइटिंग की कि मुझसे पूछ देता कि कांगो का स्वतंत्रता आंदोलन का परिचय दीजिए, मैं लिख देता उसको भी 250 शब्दों में। मुझे कुछ भी नहीं पता था कांगो के बारे में, लेकिन मैं लिखूंगा 250 शब्दों में। इस तरीके से कोरिलेशन आ गया। जैसे इसी बार पेपर 3 में सेलुलोज वाला एक सवाल आया था कि सेलुलोज किस प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड जल इस सब में कन्वर्ट होता है। चर्चा कीजिए, कुछ ऐसा था डिस्कस। मुझे बस सेलुलोज के बारे में 2 चीज पता था कि एक प्लांट मतलब प्रोटीन टाइप का है जो कि पौधों प्लांट्स वगैरह होता है, और कुछ ज्यादा पता नहीं था। तब भी मैंने उसको 150 शब्दों में पूरा लिखा, और इतना अच्छा से लिखा कि एग्जामिनर को अंतिम में खींच के लिखते गया लास्ट तक। एग्जामिनर को लगा होगा इसको एक और पेज दे देते तो लिख देता सेलुलोज के बारे में। मुझे लिटरली नहीं पता था सेलुलोज के बारे में। तो ये तभी आ पाएगा जब 400-500 सवाल आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। आप जब प्रैक्टिस करने लगिएगा, तो जैसे मैंने बोला कांगो का स्वतंत्रता आंदोलन, तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से कहीं ना कहीं कुछ तो जुड़ता होगा ना। तो अगर आपको इंडिया का पता है तो आप कांगो का भी लिख दोगे कि कोई औपनिवेशिक शक्ति आई होगी, शोषण किया होगा उसने। जब शोषण किया होगा तो लोग संगठित हुए होंगे, जब लोग संगठित हुए होंगे तो संगठन बनाए कुछ, एक अखिल भारतीय तो ऑल मतलब कंट्री लेवल पे कोई संगठन बना, औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध लड़ने लगे हो, लड़ते लड़ते हो सकता है कुछ उसमें हिंसक हो गए, क्रांतिकारी गतिविधियां करने लगे, और कुछ एक संवैधानिक तरीके से चले। एक लंबे संघर्ष के बाद आजादी मिली। तो क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ के आने से ज्यादा बेहतर है ना कि इस तरीके से लिखें। हाँ, भले कांगो में आपको नहीं पता होगा कि जिस प्रकार इंडिया में गांधी जी थे तो कांगो में कौन थे, नहीं पता होगा, आपको छोड़ दीजिए। लेकिन एग्जामिनर कितना इंप्रेस होगा कि इस तरीके से, क्योंकि पूरा एकदम जनरल स्टडी, कोई मास्टर्स पीएचडी का है ही नहीं एग्जाम। तो आपको इंटेलिजेंस की अपेक्षा की जाती है इस क्वेश्चन में। मेरे हिसाब से कंटेंट का रोल तो 70-80%, बाकी 20-30% आपके इंटेलिजेंस और ये जो सारा मैनेजमेंट है, माइक्रो मैनेजमेंट, एग्जाम हॉल मैनेजमेंट, इसका ज्यादा रोल है। एब्सोल्युटली, क्योंकि आई थिंक क्योंकि एग्जाम ये भी टेस्ट कर रहा है, हर एक पड़ाव पे ये परीक्षा इस चीज़ का इम्तिहान लेती है कि आप में वो सिविल सर्वेंट वाली क्वालिटी है कि नहीं। अब जैसा आपने बताया कि कोई ऐसा अपरिचित सा सवाल आ जाए तो उसमें आपकी ऑन द स्पॉट थिंकिंग भी चेक हो रही है, वहाँ पर आपका नॉलेज बेस तो चेक हो ही रहा है, लेकिन ये भी चेक आपका एक वो एटीट्यूड कि आप कुछ नहीं आता आपको, तो आप उसको देख के डरने की बजाय उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। और ख़ासतौर से आजकल के सिनेरियो में जहाँ पर हर एक सवाल की अपनी एक महत्वता हो गई है, क्योंकि इतना कंपटीशन है, अगर आप कोई सवाल छोड़ देंगे तो आपको कुछ भी नंबर उसमें नहीं मिलेंगे। इसीलिए शायद जैसा कि आपने बताया पूरा पेपर करना बहुत आवश्यक है। पूरा पेपर आप तभी कर पाएंगे जब आप कम से कम 300-400 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेंगे, और आपके पास प्रैक्टिस उस लेवल की होनी चाहिए कि एग्जाम के एक दिन पहले आप को सब कुछ याद रहे, और वो रिवीजन से आएगा, 4 से 5 बार रिवीजन से आएगा। ग्रेट। तो शशि, ये तो बात हमने सारे सब्जेक्ट्स की कर ही ली, पेपर्स की जितने हो सकते थे। GS 1, 2, 3 उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें गाइडेंस दीजिए कि कैसे आपने प्रिपेयर किया, टेस्ट पेपर्स, आंसर राइटिंग स्टाइल क्या आप किस तरह से फॉलो करते थे, और एग्जाम्पल देके भी हमें बताइए। आप क्या कोटेशंस बहुत ज़्यादा लिखते थे अपने आंसर्स में, फैक्ट्स होते थे, आप डायग्राम्स या कुछ फ्लो चार्ट्स वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें GS 1, 2 और 3 के बारे में बताइए। जी मैम, जो GS के जितने पेपर्स 1, 2, 3 वाले हैं, तो उसमें जितने सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसमें बेसिक्स बुक्स पे मैंने कमांड की थी। तो बेसिक्स बुक्स को 2-3-4 बार पढ़ा, सारे थ्योरीज के बारे में। कोई भी टॉपिक है, अब जैसे सोसाइटी में लिखा हुआ है भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट, तो उसमें क्या है भूमंडलीकरण, क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, उन प्रभावों के क्या पॉजिटिव पहलू हैं, क्या निगेटिव पहलू हैं, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो इस तरीके से आइदर आप खुद के नोट्स बनाइए या कहीं से बना बनाया नोट्स है, तो सिलेबस के जितने पॉइंट्स हैं उन पर आपका एक तरीके से नोट्स टाइप का प्रिपेयर हो रखना चाहिए। तो वो आपको अंतिम में रिवीजन करने में बड़ा हेल्प मिलता है। और GS में तभी आपके नंबर्स अच्छे आ पाएंगे जब आपका जो प्रिपेयर्ड, आप जैसे 20 सवाल है तो 20 में जनरली ऐसा होता है कि 13-14 सवाल आपको पहले से पता होता है कि ये टॉपिक थीम आएगा। मतलब अगर आपने चारों पेपर मिला के 250-300 थीम पे काम कर लिया, तो आपको पता है कि इसमें से 250-300 में से हो सकता है कि 70-80 थीम आ जाए या 50-60 थीम आ जाए। आपको ऐसा आता है, 70-80 ज्यादा मैंने बोल दिया, 30-40-50 थीम आ जाए, तो आपके लिए वो विन विन सिचुएशन है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले से काम कर लिया है। तो जो बचे हुए 5-6 सवाल हैं हर पेपर में, उस पर जो एकदम अपरिचित सा सवाल आ गया है जिसमें आपको नहीं आता है, उसमें सोचने के लिए आपको अच्छा खासा समय मिल सकता है। करेक्ट। तो बेसिक्स बुक्स पे काम किया, कुछ शॉर्ट नोट्स बनाया मैंने, और जो करंट अफेयर्स में जैसे विजन की मेंस 365 आती है, अच्छी डॉक्यूमेंट है, तो उसमें एक जैसे कोई भी इकोनॉमिक्स में है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री,
तो एक ही पेज में वो दे देते हैं कि क्या है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उसके फैक्ट्स फिगर्स है, डाटा क्या है कि जीडीपी में कितना रोल है, हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसमें कितना रोल है, रोजगार में कितना रोल है। तो एक डाटा फैक्ट फिगर्स वहां से उठाया और डाटा फैक्ट फिगर्स के लिए इनफैक्ट मैंने एक अलग कॉपी बनाई थी। जितने भी 10-12 सब्जेक्ट्स हैं और सब्जेक्ट में मैंने रखा स्पाइरल कॉपी ली 100-150 पेज वाली, और उसमें मैंने डाटा फैक्ट फिगर्स के लिए अलग बनाया था, क्योंकि डाटा फैक्ट फिगर आपके आंसर में इंक्लूड हो गया। हालांकि उतना इंक्लूड नहीं हो पाया क्योंकि एक समय के बाद रटने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। मैं चाहता था बहुत इंक्लूड करना, करेक्ट, बट उतना हो नहीं पाया। आपने जो बोला डाटा फैक्ट फिगर्स, तो उसके लिए एक अलग कॉपी बनाइए और उसको बार बार कम से कम डाटा फैक्ट फिगर्स को तो मतलब दोगुना तिगुना बार रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल रिवीजन 5-6 बार कर रहे हैं हर चीज का, तो डाटा का 10 बार करना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे डाटा है कि जैसे फिजिकल डेफिसिट इतना है, ग्रोथ रेट इतना है, हमारा मतलब श्रम बल इतना क्षमता में काम कर रहा है, तो वो सारा फैक्ट फिगर घौंच पहुंच हो जाएगा अगर आप उसको 8-10 बार नहीं करोगे। पता चला कि जो करंट अकाउंट डिफिसिट है उसमें आप कुछ और लिख दिए, राइट। तो डाटा फैक्ट फिगर पे काम करने से नंबर्स बहुत अच्छे आ जाते हैं अगर आप उसको इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में कहीं आप डाल दो। आपके एनालिसिस जो अच्छे आंसर को कर रहे हो, आप उसको सपोर्टिंग करने के लिए और उसको वैलिडेट करने के लिए डाटा फैक्ट फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज आपने जो कहा कि आंसर्स में जो फ्लो चार्ट, डायग्राम या ये सब यूज करना काफी अच्छी चीज है। इसमें टॉपर्स की कॉपियों को देखा कीजिए। रिसोर्स सेक्शन में जैसे विजन है, इसके रिसोर्स सेक्शन पे भी टॉपर्स कॉपी पड़ा रहता है, तो आप प्रतिदिन एक आध टॉपर की 2-4 कॉपी ऐसे देख लीजिए। मतलब 2-4 क्वेश्चन, एक कॉपी को ऐसे डाउनलोड किया, 2-4 क्वेश्चंस देखिए, उनको बस देखिए कि कैसे वो लिख रहे हैं। आपको लिखते समय कुछ इंसाइट भी मिलेंगे, जैसे कोई उसमें फ्लो चार्ट, डायग्राम कैसा वो यूज कर रहे हैं, तो आपको जो अच्छा लगे उसको बकायदा इधर स्क्रीनशॉट या आप कहीं टैब वगैरह से यूज करते हैं तो उसको वहीं से कट कॉपी करके बना लीजिए फाइल। पेन कॉपी यूज करते हैं तो कॉपी पे उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आप ऐसे धीरे धीरे 250-300-400 आपके पास ऐसे तरीके डेवलप हो जाएंगे। कोई एक तरीका हर क्वेश्चन में अप्लाई कीजिएगा 20 के 20 सवालों में, तो एग्जामिनर को उतना अच्छा पॉजिटिव नहीं जाएगा। अगर आप मान लीजिए कि एक और यूपीएससी हर तीनों पेपर 1, 2, 3 तीनों में ऑप्शन देती है आपको चित्र वगैरह बनाने की। पेपर 1 में आप देखिए आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट है, उसमें फिगर्स बन जाएंगे, मैप बन जाएंगे। पेपर 2 में आईआर वाला पार्ट है, उसमें फिगर्स, मैप वगैरह बन जाएंगे। गवर्नेंस वगैरह में फ्लो चार्ट वगैरह अच्छे से बन जाता है, पॉलिटी गवर्नेंस दोनों में। पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, उसमें भी ऑप्शंस है फिगर्स चार्ट वगैरह। तो वो आपके टॉपर्स कॉपी एनालाइज कीजिए और खुद अपना भी इनोवेशन कुछ करिए। बट उसका उतना बड़ा रोल नहीं है जितना बड़ा रोल कंटेंट और जो क्वेश्चन की डिमांड है। तो क्वेश्चन की डिमांड समझ के उसका आंसर्स करना। करेक्ट। अगर क्वेश्चन में 2 पार्ट में पूछा हुआ है कुछ किसी चीज के बारे में, अब जैसे क्वेश्चन है चर्चा कीजिए, टेल वर्ड पे बहुत अच्छा कमांड आपको करना पड़ेगा। तो जितने भी 10-12 टेल वर्ड्स हैं कि चर्चा कीजिए, डिस्कस का क्या मतलब है, टिप्पणी कीजिए, कमेंट का क्या मतलब है, एनालाइज का क्या मतलब हो गया, तो हर कीवर्ड के अनुसार आपको लिखने की दिशा तय करनी पड़ेगी। अब जहां चर्चा कीजिए वहां मूल्यांकन कर रहे हो आप आंसर्स, तो ऑब्वियस बात है नहीं उतना अच्छा एग्जामिनर पे नहीं जाएगा, भले आपने कंटेंट ठीक दिया हो। तो टेल वर्ड के अकॉर्डिंग आप हेडिंग्स बनाइए। मतलब जैसे आप देखिए मैम, आप कॉपी चेक कर रहे हैं, सपोज जो भी प्रोफेसर्स कॉपी चेक कर रहे हैं, तो उनका काम आपके इजीनेस को बढ़ाना है। अगर उन पर आप लोड दीजिएगा तो आंसर्स में नंबर आने में लोड आ जाएगा। तो आपको उनके काम को आसान तभी कर सकते हो जब क्वेश्चन की 2 डिमांड है तो 2 हेडिंग बना दो आप अच्छे से। और हेडिंग में अगर क्वेश्चन डिमांड ऐसा कर रहा है कुछ कि चर्चा कीजिए, तो आप उसके चर्चा करने का मतलब होता है कि कितना डायमेंशन आप कवर कर सकते हो क्वेश्चन के थीम के अकॉर्डिंग। क्या है वो क्वेश्चन का थीम, उसके क्या मतलब कोई कारण, पृष्ठभूमि अगर क्या लिख सकते हैं, उसके पॉजिटिव या कुछ निगेटिव इंपैक्ट है तो वो लिख सकते हैं, आगे की राह बता सकते हैं। तो ऐसे करके हेडिंग्स बनाए कीजिए, एग्जामिनर को चेक करने में इजी होगा, उसको इजीनेस महसूस होगा, नंबर्स अच्छे मिलेंगे। तो मैंने एक बड़ा एक किया था कि जितने क्वेश्चन के पार्ट थे सब पार्ट को तोड़ना कोशिश किया, क्वेश्चन की डिमांड समझा। इंट्रोडक्शन मैंने पहले ही बता दिया था कि बहुत सारे इंट्रोडक्शन तैयार किया था, तो एकदम क्रिस्प तरीके से इंट्रोडक्शन लिखा, क्वेश्चन को हेडिंग्स तोड़ा, अलग अलग हेडिंग्स दिखना चाहिए कि ये पार्ट यहाँ से चालू हुआ यहाँ खत्म हो गया, तो 2 गैप एक्स्ट्रा छोड़े। सब छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन एग्जाम हॉल में बड़ा इफेक्ट डालती है। तो अपार्ट फ्रॉम कंटेंट पढ़ना, उसका 6-7 बार रिवीजन करना, डाटा फैक्ट फिगर्स को अच्छे से कॉपी में नोट करके रखना, आपको एग्जाम में ऐसे माइक्रो मैनेजमेंट भी करना है। इसके साथ एक जो एग्जाम हॉल का मैनेजमेंट होता है कि 3 घंटे का पेपर है, तो जैसे 9 से 12 पेपर है और 2 से 5 पेपर है, तो प्रतिदिन 3-4 दिन लगातार लिखना है। पहले तो ऑप्शनल के बीच में गैप भी मिलता था 4-5 दिन का, इस बार से शायद हट गया है जहां तक मैं भी ध्यान कर पा रहा हूँ।
तो सोचो आप प्रतिदिन नया चीज लिख रहे हो, 4-5 दिन प्रतिदिन 8,000 शब्द लिख रहे हो, एक पेपर में 4,000 शब्द, फिर दोपहर में 4,000 शब्द, आपकी उंगलियां धंस जाती हैं लिखते लिखते। और उस बीच में आपको एक पता होना चाहिए कि 2:30 बजे मैं किस क्वेश्चन पे रहूंगा, 3:30 में कहाँ रहूंगा, 4:30 कहाँ रहूंगा, और एग्जाम से 5 मिनट पहले 4:55 में मैं कहाँ पे हूँ। तो इस तरीके की माइक्रो मैनेजमेंट आपको पहले से करनी पड़ेगी टेस्ट सीरीज देते देते। तो मैं कंटेंट से ज्यादा रोल इस पर ज्यादा देता हूँ। कंटेंट सारे सीरियस एस्पिरेंट जो मेंस दे रहे हैं पढ़ते हैं अच्छे से, बट कभी कभी इस तरीके से एग्जाम हॉल में माइक्रो मैनेजमेंट नहीं हो पाता, टाइम मैनेजमेंट का, कॉपी मैनेजमेंट का। अगर आप 7 से 7.5 मिनट दीजिएगा तो किसी का क्वेश्चन छूटेगा। तो आपको हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ऐसी छोटी छोटी चीजों का मैनेजमेंट कीजिए, और एक बार अच्छे से मैनेज कर लिया, आपके 20 में 20 सवाल तीनों पेपर में आप लिख पाओगे। मैंने चारों जीएस के पेपर, ऑप्शनल, हिंदी, इंग्लिश जो भी रहा है, एक भी चीज मेरा छूटा नहीं, और एक भी पेज तक मैंने नहीं छोड़ा। तो वो तभी हो पाया जब मैं एग्जाम से पहले प्रिपेयर था माइक्रो मैनेजमेंट। सही बात है, जैसे कहते हैं कि प्रैक्टिस ब्रिंग्स परफेक्शन, वही बात है। और आपने ये बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छी टिप्स दी हैं, क्योंकि आई थिंक हर स्टेज पे आंसर राइटिंग में भी आपकी एज अ सिविल सर्वेंट, एज अ फ्यूचर सिविल सर्वेंट, आपकी स्किल्स टेस्ट की जा रही हैं। कंटेंट और नॉलेज तो टेस्ट किया ही जा रहा है, बट ये स्किल्स की आप कितनी जल्दी किसी चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, पैनिक तो नहीं कर रहे वहाँ पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी कैसी हैं वहाँ पर, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आप बहुत ज़्यादा घबराएं नहीं, उसको आराम से। माइक्रो मैनेजमेंट आई बिलीव इस एग्ज़ाम की पूरी की है, और राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस जर्नी आई थिंक वहीं से इसको हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। और आपने ये भी हमें एक तरह से बताया कि सिलेबस, मतलब अगर इन अ नटशेल हम अगर इसको समराइज करें तो सिलेबस में लिखा हुआ एक एक वर्ड इस परीक्षा में इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही विस्तार पूर्वक इन यूपीएससी सिलेबस आपको एक देती है। हर एक वर्ड का आपके पास एक सेट, एक तैयार, कुछ ना कुछ कंटेंट तैयार होना चाहिए। और शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के भी बारे में आपने हमें बताया कि वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं। थोड़ा उसके ऊपर भी अगर आप बताना चाहें संक्षिप्त में कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इन एडिशन टू जो टेस्ट सीरीज चल रही हैं वो भी बच्चों को ध्यान में रखने चाहिए। बिल्कुल मैम, आपने सही कहा कि सिलेबस यूपीएससी हमें देती क्या है एक एस्पिरेंट को। तो यूपीएससी पब्लिकली आपको सिलेबस दे रही है नोटिफिकेशन के माध्यम से, ये सिलेबस है, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हर साल का। तो आपकी तैयारी का पूरा गीता, बाइबल, कुरान, यही दोनों चीज है, यूपीएससी का सिलेबस और पीवाईक्यू। मैं तो यही गाइड करता हूँ अपने जूनियर्स को भी कि आप पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और ऑप्शनल का पेपर 1, पेपर 2, इसके सिलेबस को A4 साइज, मैं तो कहता हूँ A4 क्या बड़ा पेपर साइज में प्रिंट कहीं से मिल पाए उसको अपने वॉल पे चिपकाइए। आपको सिलेबस 2-3 महीने में ध्यान रट जाना चाहिए आपको हर पॉइंट। जैसे मुझे इतना तक याद है कि इकोनॉमिक्स पेपर 3 है तो उसका 10वां पॉइंट है इन्वेस्टमेंट मॉडल, 9वां पॉइंट ये है। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए, तभी आप पढ़ते समय डिसाइड कर पाओगे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता है, कुछ भी पढ़ने लग जाओगे आप। इतना बड़ा सिलेबस है, दायरा बहुत है, तो अपने आप को सीमित रखिए यूपीएससी सिलेबस के हिसाब से। तो तभी हो पाएगा जब सिलेबस मेमोराइज होगा। तो सिलेबस मेमोराइज कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से सिलेबस की डेप्थ में जाने का प्रयास कीजिए। अगर भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव सिलेबस में है तो फिर हम देखेंगे कि कैसा सवाल आया है प्रीवियस ईयर्स में ऐसे, तभी मुझे जो टॉपिक से नहीं आया, जो टॉपिक से आने की पॉसिबिलिटी है, उसमें हमें दायरा पता चलेगा कि इतना डेप्थ पढ़ना है। तो इस एग्जाम में पढ़ने के साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि कितना डेप्थ जाना है और कहाँ तक रुक जाना है। हमको पीएचडी नहीं करनी है, हमें रुक जाना है कि इस सीमा से ज्यादा मुझे नहीं जाना है। वो गाइड करेगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिलेबस तो बिल्कुल अपने वॉल पे चिपकाइए जहां पर रखते हैं ये सिलेबस हमारे यूपीएससी का। बहुत अच्छा शशि, ये सब टिप्स ऐसी हैं जो सभी परीक्षार्थियों को बहुत ज़्यादा फायदा करेंगी। हम आते हैं आखिरी पड़ाव पे, जो कि है पर्सनालिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू। अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताइए। पहली बार आपने पॉलिटिकल साइंस से एग्जाम दिया और उसी प्रयास में आप इंटरव्यू तक भी पहुंचे। इतना लंबा स्ट्रगल आपका रहा है। बहुत खुशी हुई होगी जब मेंस क्लियर किया होगा आपने और सोचा होगा कि अब ये मेरा इंटरव्यू है। और जाहिर सी बात है आपने सोचा होगा कि अब इसमें मुझे बिल्कुल पीछे नहीं हटना है, अपना बेस्ट से भी बेस्ट शॉट अब हम जो मेहनत कर सकते हैं इंटरव्यू में करेंगे। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, कैसे प्रिपरेशन की आपने, हॉबीज़ का आपका इसमें क्या रोल था, क्या क्या आपके इंटरेस्ट थे, और इंटरव्यू वाले दिन खास तौर से अपना एक्सपीरियंस भी हमें बताइए। जी मैम, इंटरव्यू जैसे मेंस का रिजल्ट आया, क्वालिफाई हुआ मैं,
तो खुशी के साथ साथ एक चैलेंज भी आया कि अब फाइनली एक बोर्ड को फेस करना है 5 लोगों को, और उनके सामने पूरा जो यूपीएससी नोटिफिकेशन देती है, तो उसमें जो इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट पार्ट में उन्होंने जो लिखा है कि ये सब क्वालिटीज हमें फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स में देखना चाहते हैं। तो सबसे पहला तो यही काम कीजिए, सारी क्वालिटीज को लिखिए एक एक पेज पे। एक मेंटल अलर्टनेस, तो आप एक पेज में लिख दीजिए मेंटल अलर्टनेस, फिर आप देखिए कि मेरे में मेंटल अलर्टनेस है तो कैसे। करेक्ट। दूसरा, जब डेफ 1 जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म 1 और डेफ 2 जो भरा जाता है, तो उसमें हर सेगमेंट में जो जो चीजें, पहले सारे लोग डेफ पे अपना कमांड करते हैं, आप कहाँ से आए हो तो उसके बारे में जानकारी रखना है। और मतलब इसमें डेफ के साथ साथ आपके, जैसे आपने इंटरेस्ट कहा, उस पर आगे आते हैं, तो डेफ के साथ साथ आपके एकेडमिक बैकग्राउंड, जैसे मेरे सवाल फर्स्ट मेंबर्स के ही एकेडमिक बैकग्राउंड से जुड़े हुए, फिजिक्स से मैं मास्टर्स हूँ, तो सवाल का दायरा ही फिजिक्स से स्टार्ट हुआ था। जो मेरी बोर्ड की अध्यक्ष थी सत्यवती मैम के बोर्ड में मेरा इंटरव्यू था, तो उन्होंने सवाल पूछा सबसे पहले कि शशि यू डिड योर मास्टर्स इन 2014 एंड वी आर हियर इन 2023, क्या कर रहे थे इतने साल। पॉजिटिव वे में सवाल पूछा, तो एक जवाब मेरा पहले से प्रिपेयर था कि मैं क्या कर रहा था इतने साल, और काफी अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्स दिया कि ओके गुड गुड गुड। और उसके बाद उस पर काउंटर सवाल काफी आए, मैंने सबको अच्छे से हैंडल किया। फिर दूसरा, जैसे ही अगला मेंबर्स के पास गए, तो उन्होंने मेरे एकेडमिक बैकग्राउंड से सवाल पूछना स्टार्ट किया फिजिक्स से। मैं फिजिक्स के लिए उतना प्रिपेयर नहीं था, क्योंकि एक लंबा गैप हो चुका था, 2014 में था, तो मैंने बस करंट की घटनाओं को फिजिक्स में देखा था। जैसे पिछले बार का नोबेल प्राइज जो उसके साथ हुआ, तो क्वांटम टेलीपोर्टेशन पे मिला था, तो मैं क्वांटम टेलीपोर्टेशन पढ़ लिया, थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक चीजें पढ़ गई, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, आइंस्टीन वगैरह सारी चीजें मैंने पढ़ा। बट सवाल एकदम क्लासिक फिजिक्स से था, स्टैटिक पार्ट से आ गया, मैं उसके लिए तैयार नहीं था, और लंबा गैप हो चुका था, मुझे चीजें ध्यान भी नहीं थी। तो मैंने उसको इंटेलिजेंट वे में कॉन्फिडेंस से हैंडल किया, क्योंकि नहीं आना कोई बुरी चीज नहीं है। यूपीएससी ने लिख दिया है इंटरव्यू वाले पार्ट में कि दिस इज नॉट अबाउट योर नॉलेज टेस्ट, और ना ही क्रॉस एग्जामिनेशन हम लोग करें। एग्जैक्टली, मेंटल अलर्टनेस, इन सारी चीजों का। तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं बोल दीजिए कि सॉरी सर मुझे, या सॉरी मैम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। बस उसको बोलते समय कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एज ए ब्यूरोक्रेट भी आप डीएम बनोगे तो हर चीज थोड़ी आ जाएगा। आज ग्रामीण विकास विभाग में हो, कल के डेट में स्वास्थ्य विभाग में आप जाओगे, किसी उद्योग विभाग में जाओगे, तो हर चीज कैसे आ जाएगा। बट हाँ, आपको कॉन्फिडेंस से उसे हैंडल करना पड़ेगा। तो सॉरी मैम, सॉरी सर नहीं याद आ रहा है। बट हाँ, थोड़ा निगेटिव तो इसका प्रभाव आता है कि आपने किसी विषय से मास्टर्स किया है, ग्रेजुएशन किया रहता फिर भी चला जाता, आप मास्टर्स किए उस विषय में, और काफी अच्छे नंबर्स आए, टॉपर्स आप हैं, लिख रहे हैं वो आप खुद ही, तो स्टिल आपको नहीं आ रहा है, तो थोड़ा निगेटिव तो जाता है। बट स्टिल दिस इज नॉट अबाउट योर नॉलेज। तो मैंने उस पर काम किया। फिर इसमें इंटरेस्ट और हॉबीज की जैसा बात कही मैम आपने, तो उसमें था कि ट्रेवलिंग न्यू प्लेसेस, वाचिंग सनसेट, वाचिंग ट्रेवलिंग वाइल्ड लाइफ एंड ट्रेवल डॉक्यूमेंट्रीज ऑन यूट्यूब एंड अदर साइट्स, और ब्राउजिंग गूगल अर्थ और मैप। तो एक सवाल मेंबर का ही था कि चलो ट्रेवलिंग न्यू प्लेसेस लिखा, कहाँ नया घूमने गया था, तो मैं उसके लिए काफी प्रिपेयर था, क्योंकि इंटरव्यू में लिख चुका है यूपीएससी, नीचे लिखा हुआ है कि डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, तो आपने ही इंटरेस्ट भर के अपने डेप्थ में दे रहे हैं, और उसी में तो डेप्थ के हर पॉइंट पे आपको कमांड चाहिए। और डेप्थ में इनफैक्ट ए लाइन भी लिखा हुआ कि जनरल मैटर, जनरल इंटरेस्ट के मैटर्स पे बात हो सकती है, करंट अफेयर्स पे बात हो सकती है। तो करंट अफेयर वगैरह तो चीजें लोग पढ़ते ही रहते हैं ऑलरेडी। करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका एकेडमिक बैकग्राउंड पे थोड़ा कमांड होना चाहिए, और तीसरा इंटरेस्ट पे। तो सवाल इससे आते हैं, तो मेरे इंटरेस्ट पे सवाल है, मैंने काफी अच्छे से उसे हैंडल किया। मैं कहाँ घूमने गया था, तो मैं उनको बताया कि मैं गंगोत्री गोमुख गया था, कैसे गया था वो बताया। उन्होंने फिर आगे पूछा कि क्यों चले गए, अकेले कैसे चले गए, मैंने वो बताया। क्या ऐसे फैक्टर्स थे कि आप ही मतलब अकेले कैसे गए। उनका कहना यह था कि मैं भी जाना चाहता हूँ, लेकिन आज तक जा नहीं पाया हूँ, क्योंकि हर बार कोई ना कोई मना कर देता है। मैंने कहा कि बिल्कुल सर, मेरे भी कई सारे लोगों ने मना किया, तो मैं अकेले ही सोलो निकल गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या फैक्टर्स है, तो मैंने बोला मेरे अंदर करेज था सर। तो उन्होंने कहा कि मेरे अंदर करेज नहीं था क्या। तो आपको तमाम तरीके से फंसाने की भी कोशिश की जाती है। आप में वो ये नहीं चेक कर रहे हैं कि क्या है, वो बोले कि जो चेक वो सत्य है कि नहीं, कोई बना बनाया झूठा इंटरेस्ट तो नहीं दिया ना आपने। तो डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट तभी चेक होगा जब उसके अंदर 4 5 6 7 लेयर के काउंटर क्वेश्चन होंगे, स्टिल आप दे रहे हो। उन्होंने पूछा क्या देखा, तो मैंने उसमें इन्वायरमेंटल भी बताया कि क्या देखा, कैसे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, क्योंकि मैं देख के आया था, सारी चीजें सत्य थी। रिलीजियस चीजें बताई, कैसे हिमालय में लैंडस्लाइड हो रहा है वो बताया, कैसे डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट का जो डिबेट है वो बताया। तो दे आर इंटरेस्ट कि नहीं, आपने देखा, सच में देखा है, झूठ तो नहीं लिख दिया डेप्थ। तो अच्छा खासा डेप्थ अपने इंटरेस्ट पे, हॉबीज पे कमांड कीजिए। सनसेट था,
तो उससे भी एक था कि सनसेट ही क्यों, दुनिया सनराइज देखती है, आप सनसेट देख रहे हो, उल्टे आदमी हो क्या? मतलब लोग उगते हुए सूरज को देख रहे हैं, आप डूबते हुए सूरज को देख रहे हो। तो उस पे भी मेरे अच्छे लॉजिकल सेंसर थे। फिर मेंटल अलर्टनेस, इंटीग्रिटी पे सवाल आता है। आपका सब्जेक्ट के साथ साथ, जैसे मेरे सब्जेक्ट फिजिक्स है, मैं जवाब नहीं दे पाया, तो मेरा एक कहना यहाँ पर ये है कि कभी कभी तमाम स्टेज को पार करके आदमी इंटरव्यू में फंस जाता है। क्योंकि आपको जीवन के हर एक पक्ष होता है ना, जैसे कई सारे लोग हिंदी माध्यम के खास करके लोग ग्रेजुएशन लेते हुए सोचते नहीं कि क्या लेना, बस ऐसे फ्लो में कुछ लिया गया, ग्रेजुएशन में कर लिया ग्रेजुएशन। अब जब यूपीएससी की तैयारी करने आते कोई और सब्जेक्ट ले लेते हैं। इंटरव्यू बोर्ड में सवाल हो सकता है कि आपने यहाँ से ग्रेजुएशन किया और यहाँ से आप ए लिख रहे हो, तो पूछ सकते हो ग्रेजुएशन वाले से या एमएससी वाले सब्जेक्ट से। तो आपको प्रेशराइज नहीं होना है, क्योंकि वो डिसाइडिंग फैक्टर है, अंतिम पड़ाव यही है। अब इतना मेहनत किया आपने, एक साल में इतनी आंसर्स राइटिंग की रिगरस प्रैक्टिस किया, और अंतिम समय में थोड़ा सा आधे घंटे का जो एक लास्ट गेम है, उस आधे घंटे के गेम में अगर आप प्रेशराइज हो गए तो पूरा एक साल का मेहनत बेकार चला जाएगा। और कई लोगों को मैंने ऐसे होता देखा है। तो आपको इसमें काम करना है कि आपको एकदम कॉन्फिडेंस में रहना है कि मैं मेंस निकाल के आया हूँ, आप थोड़ी निकाल के आए हो। मैं यहाँ बैठे हूँ, आपको सीट दे दिएगा पूछने का, पूछो, लेकिन निकाल के तो हम आए हैं ना। तो सॉरी सर, नहीं आता है, दुनिया का हर चीज थोड़ी आएगी। तो आप एकदम कॉन्फिडेंस से नो बोलना सीखिए। और दूसरा, आप अगर एक थीम में नो बोलना स्टार्ट करेंगे, आपको नहीं आ रहा है, तो जबरदस्ती का उसमें जबरदस्ती गहराई में नहीं जाएंगे। वो समझ जाएंगे कि शायद इस सब्जेक्ट के इस थीम पे बात करने में कंफर्टेबल नहीं है, दूसरा थीम ट्राई करते हैं। तो किसी ने 10-12 थीम दिया है, उसमें इंटरेस्ट पे बात कर लेंगे, इंटरेस्ट में कंफर्टेबल नहीं रहेगा तो सब्जेक्ट पे बात कर लेंगे, उसमें कंफर्टेबल नहीं रहेगा तो हो सकता है कि इन्वायरमेंट पे बात कर लें, इकोनॉमिक्स पे बात कर लें, आईआर पे बात कर लें। तो सब में कंफर्टेबल नहीं रहेगा तो हो सकता है कि ये भी पूछ दे कि चलो कुछ भी पूछने फिर वो लग जाएंगे। मेरे से सवाल जीवन वगैरह से पूछने लगे कि जीवन के आपके लिए क्या मायने हैं, क्योंकि मैं उनका आंसर्स नहीं दे रहा था। तो सबसे बेस्ट ये होता है कि अपने डेप्थ, अपने एकेडमिक बैकग्राउंड, अपने हॉबीज पे कमांड कीजिए। इंटरव्यू को आप अपने हिसाब से मोड़ सकते हो, क्योंकि वो पूछेंगे वही। अगर आप उसमें आंसर देना बंद करोगे तब वो दुनिया की किसी भी चीज को पूछने लगेंगे। जी मैम, नहीं, बिल्कुल सही बात है। और जैसा कि ये भी हम देखते हैं कि बच्चे बहुत घबरा जाते हैं इंटरव्यू वाले दिन, स्ट्रेस में आ जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। तो ये बहुत सही बात है याद रखने के लिए कि वहाँ पर पैनल जो है वो एक बहुत ही सीजन्ड, एक्सपीरियंस्ड 30-35 इयर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव या पब्लिक लाइफ का एक्सपीरियंस लेके वहाँ पर जो है चयनित लोग बैठे हैं, और वो आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठे होते हैं, आपको रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठते वो लोग। और आपको रिजेक्ट वो तभी करेंगे जब आप प्रेशर में आ जाएंगे। और एज अ सिविल सर्वेंट इस एक प्रक्रिया में भी ये चीज़ टेस्ट हो रही है कि आप प्रेशर में तो नहीं आते, स्ट्रेस तो नहीं लेते, क्योंकि किसी भी सर्विस को आप ज्वाइन करें, एट द एंड ऑफ द डे बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें होती हैं एज अ पब्लिक सर्वेंट आपकी लाइफ में। और किस तरह से आप धैर्य के साथ पेशेंटली किसी भी सिचुएशन में उससे बाहर निकल सकते हैं, आई थिंक लार्जली ये एग्ज़ाम हर एक स्टेप पे ये चीज़ टेस्ट करता है। तो शशि, अब थोड़े ही दिनों में आप अपनी ट्रेनिंग पे जाएंगे। हमें उम्मीद है कि आपको आईएएस या फिर आईपीएस सर्विस मिले, क्योंकि शायद आपकी यही प्रेफरेंस भी थी। और हम बहुत खुशी भी है कि आपने फाइनली अपने इस एक गोल को, जिसकी वजह से आप दिल्ली आए थे, वो आपने पूरा भी किया। अब क्या प्लान है, क्या करना चाहते हैं अगले 3 से 4 हफ्ते में, थोड़ा ये भी बताइए। मैम, मुझे यंग माइंड के साथ इंटरेक्ट करना काफी अच्छा लगता है। तो जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूँ, रूरल हिंदी मीडियम का जो बैकग्राउंड है, तो मैं अभी भी पिछले रिजल्ट आने के बाद से ही कर रहा हूँ कि अपने जूनियर से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, इंस्पायर उनको कर रहा हूँ। कई लोग मिल के इंस्पायर हो रहे हैं कि जब ये निकाल सकते हैं तो हम नहीं निकाल सकते। जब ये इतने लंबे गैप के बाद भी मोटिवेट रह पाए तो हम क्यों नहीं, हम तो अभी यंग है, एनर्जेटिक हैं। तो मुझे बस ये होता है कि उनको राइट डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने जो गलतियां की, आप वो गलतियां बस मत करो, राइट पाथ में बढ़ते रहो। एग्जाम पूरा 1 से 1.5 साल डिसिप्लिन का गेम है। अगर आप डिसिप्लिन लाइफ नहीं जीते हो, पिछले 1 साल में अगर आप 10 दिन भी डिसिप्लिन लाइफ नहीं जी रहे हो, तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो 10 दिन डिसिप्लिन लाइफ जी रहा है। और इसमें गला काट प्रतिस्पर्धा है, देश के सबसे टॉप माइंड्स लगे हुए हैं, आपका उनसे कंपटीशन है। तो अगर आप डिसिप्लिन लाइफ नहीं जी रहे हो तो कैसे उम्मीद कर रहे हो भी होगा। तो मेरा जो अभी जो काम चल रहा है रिजल्ट आने के बाद से भी, कि मैं उनसे मिल रहा हूँ अलग अलग मीडियम्स के माध्यम से, मोटिवेट कर रहा हूँ, मेंटरिंग दे रहा हूँ उन्हें कि आप ऐसे करो। आगे मेरा जब सर्विसेज में मैं जाऊंगा, ट्रेनिंग होगी, उसके बाद जब मैं ज्वाइन करूंगा, तो मैं 2-3 कोर थीम पे ज्यादा मेरा काम रहेगा। क्योंकि मैं कोई सुपरमैन नहीं हूँ कि कोई आईएएस बन गया तो सुपरमैन हो गया। होपफुली मुझे आईएएस मिलना चाहिए। तो
मैं 2-3 बहुत बेसिक चीजों की इम्प्लीमेंटेशन पे काम करूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने मेरी नियुक्ति किस लिए की है? संविधान निर्माताओं ने देश बनाते समय एक प्रियम्बल दिया कि इसलिए देश बना है और हमारा पूरा थीम है कि ये चीज मिले। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें उन्होंने जस्टिस, न्याय की बात की है, उसमें उन्होंने स्वतंत्रता देने की बात की है, उसमें उन्होंने गरिमा पूर्वक जीवन देने की बात की है, समता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता देने की बात की है। तो इन सारे मुद्दों को देने के जो गवर्नमेंट या जो संविधान निर्माताओं की सोच थी, तो किसके थ्रू फुलफिल होगा? तो उसमें सबसे बड़ा रोल ब्यूरोक्रेट्स का आता है, ऑल इंडिया सर्विसेज का आता है। तो मैं उसको देखते हुए, जैसे वुमेन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, मुझे 3 सबसे बड़े मुझे लगता है मुद्दे, क्योंकि अगर आप शिक्षित जो व्यक्ति है वो अपना आगे का रास्ता तय कर लेगा, और एक शिक्षित व्यक्ति तभी हो सकता है जब परिवार शिक्षित हो। परिवार को शिक्षित करने में महिलाओं का बड़ा योगदान है। तो एक लेडी अपनी बच्चे को बहुत अच्छे से शिक्षित कर सकती है, वो शिक्षित होगा और अगर वो स्वस्थ रहा तो कर लेगा कुछ और। तो मुझे लगता है 3-4 चीजों पर मैं रूरल क्षेत्र में जाकर काम करना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे और उसके अलावा भी बहुत कुछ कर पाएंगे। हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पिरेशनल है आपकी पूरी की पूरी जर्नी। हमें तो बहुत अच्छे लेसन्स ह्यूमिलिटी में भी मिले कि इतने लंबे सफ़र के बाद आप यहाँ पर आज भी बच्चों से बात कर रहे हैं, उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं। तो वी विश यू ऑल द बेस्ट शशि। आई होप आप इंस्पायर करते रहें सभी को, और हम भी किसी दिन आपका नाम बहुत अच्छे सक्सेसफुल एक सिविल सर्वेंट की तरह से आगे भी देखें। थैंक यू वेरी मच।